शिप्रा मैम की क्लास, द शिप्रा मैम की क्लास, योर प्यारी शिप्रा मैम की क्लास। मान लीजिए कि ये अर्थ है, अब इसके अंदर क्या क्या है बेटा हमें क्या पता, तो इसे खोलिए, ठीक है, और इसे अनरोल करिए और अपनी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानिए। चिंकू से मिंकू बनेगा, ध्यान समझिएगा, जब चिंकू से कौन बनेगा बेटा जी, मिंकू बनेगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा ही रहेगा। यार वो वाली कौन सी मूवी है जिसमें आमिर खान एलियन था? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, कैसे हो? बढ़िया, जल्दी आ जाओ। आज न्यू चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और न्यू चैप्टर जो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा जी वो है इवोल्यूशन, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब कुछ मैच हो रहा है, हाँ या नहीं बोल दो एक बार जल्दी से। ऑडियो वीडियो सब कुछ मैच हो रहा है? यस एवरीबॉडी, सब कुछ सही साथ चल रहा है। चलिए तो शेयर द सेशन राइट नाउ, क्योंकि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर जो हम डील करेंगे। मैं बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ। अभी तक मैंने देखा जाए तो YouTube पे इवोल्यूशन अभी बहुत डिटेल से पढ़ाया नहीं, पर अब ये जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सारे बच्चे इस लेक्चर को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। हाँ प्यार के पंछियों, ठीक है। मैराथन सेशन अभी क्यों आएंगे भाई, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैराथन सेशंस आएंगे। चलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं आप लोगों से सीधे साफ शब्दों में, आप इवोल्यूशन से क्या समझते हैं? चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं कि इवोल्यूशन क्या है तो आप क्या बोलोगे? बताओ जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? यार बताओ जल्दी से। यस यस, वन शॉट्स आएंगे 11 के, डोंट वरी, अभी सब लोग शांत रहेंगे। इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, कहां से पढ़ेंगे, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब होता है, वेरी गुड, ठीक है, इवोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है अनफोल्डिंग बेटा, ठीक है। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? अनफोल्डिंग या अनरोलिंग, ठीक है, अनरोलिंग, ठीक है। और क्या अनफोल्ड करना है हम लोगों को, क्या अनरोल करना है हम लोगों को, इसको थोड़ा और साफ लिखती हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को क्या अनफोल्ड करना है और क्या अनरोल करना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बताओ जल्दी से, क्या अनफोल्ड करना है और क्या अनरोल करना है, जल्दी से बताओ। हमें हमें अनफोल्ड करना है, हमें अनरोल करना है लाइफ हिस्ट्री। हमें क्या अनरोल करना है, क्या अनफोल्ड करना है बेटा जी? लाइफ हिस्ट्री। समझ में आ गई बात? क्या अनरोल करना है? लाइफ हिस्ट्री। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक लाइन समझो, बहुत देखो इवोल्यूशन इज सच अ इंटरेस्टिंग टॉपिक, बस आप समझते जाना, ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर अगर मैं पूछूं, यस, ठीक है, इवोल्यूशन के अंदर कभी इवोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। समझ में आई बात? इवोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। समझ में आई बात? इवोल्यूशन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात, कभी भी ये बैकवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है? बैकवर्ड नहीं हो सकता, मतलब कभी भी आप पीछे नहीं चल सकते हैं, ठीक है, आप कभी भी पीछे नहीं जा सकते हैं, हमेशा ये फॉरवर्ड ही होगा। समझ में आई बात? हमेशा ये क्या होता है? फॉरवर्ड ही होता है। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू यू? इवोल्यूशन के अंदर हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? डेवलपमेंटल हिस्ट्री या डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एक छोटी सी चीज किसी भी एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में कैसे कन्वर्ट हो गई। इज दिस क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। इवोल्यूशन, ठीक है, पीछे नहीं होता है, हमेशा फॉरवर्ड चलेगा, स्लो प्रोसेस है ये, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस कभी भी नहीं होता। इवोल्यूशन नेवर बीन स्पॉन्टेनियस बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा। इवोल्यूशन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि रात में शिप्रा मैम सो रही थी और सुबह उठी तो ये चुड़ैल बन के पैदा हुई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आज जो हमारा एजेंडा है, आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, सब लोगों ने इवोल्यूशन लगा ली, आप लोगों ने, मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों ने हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक से, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का जिन बच्चों को नहीं पता है, अचानक से, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई चीज हो जाए, हमेशा स्लो और ग्रेजुअल होता है, ठीक है। चलिए आ जाओ, आज जोलॉजी का एग्जाम था, वेरी गुड। चलो तो आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, देखो टुडेज एजेंडा, सबसे पहले आपको पता है कि मैम क्या पढ़ाने वाली है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हमारा एजेंडा क्या कंप्लीट करने का है? देखो,
हम लोगों का एजेंडा आज ये है कि हम ये जाने कि इवोल्यूशन क्या होता है। इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। तो आज हमारा एजेंडा ये है कि आज हम इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। हम किसके बारे में जानेंगे बच्चों? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। इज दिस क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या है, ठीक है। मैं सब पढ़ाऊंगी भाई, ठीक है। और मैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी पढ़ाऊंगी, ठीक है भाई। मैं इवोल्यूशन, इकोलॉजी सब पढ़ाऊंगी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे की कहानी। चलिए, कैन वी स्टार्ट? ठीक है, एक बार चार्ट सेक्शन में आग लग जाती तो मजा आ जाता बच्चों, ठीक है, मजा आ जाता। शुरू करें? चलो, तो टुडेज एजेंडा हमारा क्लियर हो गया कि आज हमें क्या क्या करना है। एक बार फटाफट से आग लग जाती तो मज्जू ने लाइफ हो जाता। यार मैं ये सोच रही थी कि इसमें से यार यहाँ पे ना इमोजीज भी आते थे। रुको रुको रुको, ठीक है। तो टुडेज एजेंडा आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो चलो चलो, नो इमोजी, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर का कंटेंट देखेंगे एक बार क्या क्या है बच्चों। सबके पास एनसीईआरटी बुक ओपन होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद कर रही, कोई बात नहीं, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ आज की हम लोगों ने दो पिछले जो चैप्टर पढ़े, दैट इज हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसकी सारी डीपीपी सॉल्व हो गई होंगी, इसके सारे लेक्चर लग गए होंगे और नोट्स बन गए होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। चलो, कल कैसे टेस्ट देंगे? कल टेस्ट कैसे देंगे? टेस्ट मैंने बना दिया है, टेस्ट अपलोड हो जाएगा, कल आपको टेस्ट देना है, ठीक है। चलो, अब इंट्रोडक्शन आज हमें करना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हम करेंगे, और उसके बाद जो है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, एडेप्टिव रेडिएशन, ये बात की बात है, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी विनबर्ग लॉ, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये सब आगे की बात है। चलो चलो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है। क्या होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? जब हम अपने अर्थ में, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बस बच्चों ध्यान से सुनते जाओगे, सब समझ में आते जाएगा। मैंने अपनी जो है कहानी शुरू कर दी है। व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? एक बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लाइफ हिस्ट्री, उनके फॉर्म्स और उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके बच्चों, कम ऑन कम ऑन, है ना यार, जोश में कम आ गए, ठीक है। मैंने हेल्थ एंड डिजीज के 76 क्वेश्चन एज अ टेस्ट अटेम्प्ट किए और उसमें 13 गलत है। मैम आगे से आगे के चैप्टर पढ़ूं या उसे ही और पढ़ूं? पढ़ो आगे का। चलो आ जाइए। टीटीएस मतलब यार तुम्हारी बातें हो गई हो ना, तो अब बिल्कुल शांत रहेंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब ये है कि द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी जिसमें हम किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सपोज दैट कि आज मेरा मन है कि मैं शिप्रा मैम की डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहता हूं या पढ़ना चाहती हूं, तो भाई जन्म से वो कहां से आई है, क्या उनकी डायनेस्टी में रहा है, वहां से आज तक उनके जीवन में क्या चला है, मैं पढ़ रही हूँ। पर जब मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ तो मुझे शिप्रा मैम की लाइफ हिस्ट्री एक सेल से पढ़नी पड़ेगी। तो वो सेल कहां से आई, वो सेल कहां से बनी, सेल का ओरिजिन कहां से हुआ, ये सब चीजें इवोल्यूशन के अंदर आती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। आवाज सबको क्लियर है? ठीक, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन, द वर्ड इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्ड और अनरोल, यही बताया मैंने। वर्ड इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्ड और अनरोल। क्या? जो चीजें हमारे अर्थ में फंसी हुई हैं, ध्यान समझिए, मेरी बात को ध्यान समझिए। मान लो कि मेरी ये अर्थ है, अब इसके अंदर क्या क्या है, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि ये अर्थ है, अब इसके अंदर क्या क्या है बेटा, हमें क्या पता? तो इसे खोलिए, ठीक है, और इसे अनरोल करिए और अपनी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानिए। दिस इज द इवोल्यूशन। समझ में आ गई बात? यही तो इवोल्यूशन है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब चिंकू से मिंकू बनेगा, ध्यान समझिएगा, जब चिंकू से कौन बनेगा बेटा जी? मिंकू बनेगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा ही रहेगा। अब मेरा सवाल ये है कि मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट वाला रहेगा या नहीं रहेगा? हमेशा ये चीज याद रखनी है बच्चों कि जब भी हम किसी का मॉडिफिकेशन या कोई नया ऑर्गेनिज्म लाते हैं तो डेवलपमेंट ज्यादा होता है। अगर मैं पूछूं कि चिंकू के पास ज्यादा डेवलपमेंट है या मिंकू के पास, तो क्या बोलोगे बताओ? चिंकू के पास
पास ज्यादा डेवलपमेंट है या मिंकू के पास? सब समझ में आएगा, एक बार एनसीईआरटी जो है तो ये कर ले अपन लोग, ठीक है। बताओ, मिंकू के पास हमेशा ज्यादा डेवलपमेंट होता है। समझ में आई बात? किसके पास ज्यादा डेवलपमेंट होता है? मिंकू के पास ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ये हमेशा आपको समझ में आया? तो अगर मैं पूछूं कि भाई कि चूहा ज्यादा डेवलप्ड है या एक इंसान ज्यादा डेवलप्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? बताओ, रैट ज्यादा डेवलप्ड है या ह्यूमन ज्यादा डेवलप्ड है, तो आप क्या बोलोगे? ज्यादा ऑब्वियसली ह्यूमन ज्यादा डेवलप्ड है। तो आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे लल्लो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये वर्ड याद रखिएगा क्योंकि अभी ये काम भी आएगा आपको आगे चल के। डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, और ये मॉडिफिकेशन हमेशा डेवलपमेंटल होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो डिसेंट विद द इवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा ये हमें बताता है कि इट इज द डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो जो दूसरा वाला होता है हमेशा वो, ठीक है, हमेशा वो क्या होता है बच्चों? ज्यादा डेवलपमेंट शो करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जो है व्हाट इज यूनिवर्स। चलो, अब सबसे पहले हम इवोल्यूशन पढ़ना चाहते हैं। हमारा मेन एजेंडा ये है मैम कि सिर्फ आप हमें ये बता दो कि ये जो एक ह्यूमन है ये कहां से आया। हम ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन कहां से आया। पर मेरा सवाल ये है, इधर इधर इधर, ये कौन सा चैप्टर है? वेरी गुड। हम ये जानना चाहते हैं कि ये ह्यूमन कहां से आया। पर मुझे ये बताइए कि अगर मुझे ह्यूमन जानना है तो सबसे पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा? एक सेल जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? बोलो, सबसे पहले मुझे सेल जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? बिल्कुल सेल जानना पड़ेगा। अब अगर तुम से पूछो, देखो बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक से एकदम चकाचक हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब सेल किन किन चीजों से मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। बोलते जाइए, सेल किन किन चीजों से मिलकर बनी? प्रोटीन से बनी है, फैट से बनी है, कार्बोहाइड्रेट से बनी है। बनी है कि नहीं बनी है? ठीक है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेल में बनी है, बनी है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये जानना है कि भैया प्रोटीन कहाँ से आया, हमें ये जानना है कि फैट कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई बात। अब ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ पाई गई होंगी बच्चों? ये सब पाई गई होंगी अर्थ में। बोलो, पाई गई होंगी कि नहीं पाई गई होंगी? बोलिए जल्दी से, अर्थ में पाई गई होंगी कि नहीं पाई गई होंगी? ठीक है। अब समस्या ये है कि ये अर्थ कहाँ से बनी, ठीक है। अर्थ जो है वो किसका हिस्सा है बच्चों? यूनिवर्स का हिस्सा है। यूनिवर्स का हिस्सा है कि नहीं है? तो हमारा सवाल ये है कि ये यूनिवर्स कहां से बना। तो हम ऐसे ही मूव करेंगे बच्चों, ठीक है। ये अर्थ क्या होती है? मतलब हमें एक लाइफ हमारे बॉडी इसमें आई, ठीक है। भाई ये पता नहीं कौन चैट कर करके मरा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्स कहां से आया, नंबर 1 स्टेप। फिर नंबर 2 स्टेप अर्थ कहां से आई। नंबर 3 स्टेप की ये कहां से बने। नंबर 4 स्टेप सेल कहां से बना। नंबर 5 स्टेप। समझ में आ रही बात? तो आप क्या समझ रहे हैं बच्चों कि हमें यहां से यहां की ओर बढ़ना है। इज दिस क्लियर? अब आ जाइए, हम लोग शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या आप रेडी है एवरीबॉडी? यार इसमें इमोजी होना चाहिए यार, तुम लोगों को जोश समझ में नहीं आता मुझे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या आप रेडी हैं? मजा आ रहा है नया चैप्टर शुरू करने में? ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब कोई भी बच्चा इस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ जो कि आपको समझना भी बहुत जरूरी है। दैट इज कि इवोल्यूशन जो है, ध्यान समझिएगा, टुडेज एजेंडा में आपको क्लियर करती हूँ। आज जब हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, यस एवरीबॉडी कम ऑन, तो जब हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे बच्चों, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी थ्योरी जो है ना बच्चों वो सच्ची नहीं है, सिर्फ एक जिसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ठीक है। पूरा इवोल्यूशन जो है वो एक हाइपोथेसिस है, समझो बात को, ठीक है। पूरा इवोल्यूशन जो है ये एक हाइपोथेसिस पे काम करता है। हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ होगा, बस, ठीक है। हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ होगा, बस हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, तो ये वाली बात है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, पर हम जानते हैं कि जंगल में मोर नाचता है तो नाचता है। समझ में आई बात? तो पूरा जो इवोल्यूशन है मेरे प्यारे लल्लो,
वो क्या है बच्चों, एक हाइपोथेसिस है, किसी ने कुछ नहीं देखा है, बस हम एक हाइपोथेसिस दे दिए हैं, उसी को हम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, बस हम जानते हैं कि जंगल में मोर पाया जाता है तो पाया जाता है, बस उसमें क्या ही करना है, ठीक है। आइए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं बच्चों? अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले ना आप कुछ भी करो बच्चों, पर आपके डेट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, पूरे डेट्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है उसका ईयर याद होना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब होता है भाई, ठीक है, बताओ जल्दी से। यार मुझे लगता है यार हैंडराइटिंग के टीचर के यहाँ चली जाऊं क्या मैं? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहाँ है बच्चों, बताओ जल्दी से। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो ईयर है वो है 20 बिलियन ईयर अगो, बेटा जी याद कर लो, ठीक है। कितने हैं? 20 बिलियन ईयर अगो। भगवान के लिए हाथ जोड़कर विनती है, इस ईयर को याद कर लो। तो यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो है 20 बिलियन ईयर अगो। अब सवाल ये है कि ये यूनिवर्स बना कैसे। तो यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए एक सपोर्ट में थ्योरी है, और इस सपोर्ट वाली थ्योरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए सपोर्ट में हमारे पास एक थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। क्या आप लोग रेडी हैं? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, द बिग बैंग। एक बैंग बैंग मूवी ने यार, वो गाना कौन सा, बैंग बैंग रात भर साथ चल, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी इन द सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स का ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में। रेडी गाइस, द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। चलो 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 शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सारे लोग, एवरीबॉडी इधर आ जाइए, ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या कि 20 बिलियन ईयर अगो जब बना, तो ये कहा था बच्चों, ये एक ऐसा एक अनइमेजिनेबल पार्टिकल है जिसे हम कॉस्मिक डस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक अनइमेजिनेबल चीज है, मतलब इसके हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हम क्या है ये, ठीक है। ओके, तो ये जो अनइमेजिनेबल चीज है इसे हम कहते हैं कि बेटा तू है कॉस्मिक डस्ट, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि तू है कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है। क्या है बच्चों? कॉमिक लिख रही हो, देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो विनोद, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द कॉस्मिक डस्ट। ओके, सो दिस इज द कॉस्मिक डस्ट। अब सवाल ये है कि ये कॉस्मिक डस्ट जो है ये क्या है, हमें नहीं पता ये क्या है। दिस इज द अनइमेजिनेबल थिंग, ठीक है। ये क्या है बच्चों? अनइमेजिनेबल, ठीक है। इट इज द इमेजिनेबल सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। समझ में आई बात? अब दिस इज द अनइमेजिनेबल, हमको नहीं पता है ये क्या है बच्चों, होगा कुछ, हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या क्या भरा होगा बच्चों? इसके अंदर गैसेस भरी होंगी, ठीक है, डस्ट भरा होगा, बहुत सारी, डक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। क्या हो गया है मुझे बच्चों? डस्ट, बहुत सारी चीजें और भरी होंगी, ठीक है। दलदलाता हुआ गोला है ये। उसके बाद इसमें हुआ बम। बम मतलब क्या हुआ? इसमें हुआ एक एक्सप्लोजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ बच्चों जी? इसमें हुआ एक एक्सप्लोजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ? अरे यार व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है। तो इसमें हुआ एक एक्सप्लोजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें हुआ एक एक्सप्लोजन, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लोजन हो गया इसमें, ठीक है। जब इसमें एक्सप्लोजन हो गया, यस यस यस, ठीक है, जब इसमें एक्सप्लोजन हो गया तो इसमें छोटे छोटे जो है क्या बने? छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें बनी, ठीक है। छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें बनी, ठीक है। इसमें एक्सप्लोजन हो गया तो छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें बनी। क्लियर है? हाँ जी बताइए जल्दी से, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको किसकी जैसे दिखाई दे रही है? डिस्क जैसी, ठीक है, डिस्क जैसी, इसे हम कहते हैं कॉल्ड एज नेबुला। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नेबुला। बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। बस एक बार जो मैंने पढ़ा दिया एकदम चकाचक हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नेबुला कहते हैं। समझ में आ गई बात? और ये क्या है बच्चों, अगर मैं पूछूं तो ये क्या है? दिस इज वेरी हॉट क्लाउड, कुछ नहीं है, हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है, ठीक है। इट इज अ हॉट क्लाउड ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का हॉट क्लाउड है नेबुला। समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आई बात? एक्सप्लोजन हुआ, समझो, एक बड़े से अनइमेजिनेबल जिसको हम जानते भी नहीं है उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बम। छोटे छोटे जो है ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर बन गए जिन्हें हम कहते हैं नेबुला, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझें, बिल्कुल नोट्स यही है जिनको नोट्स चाहिए। उसके बाद इसमें होगा बच्चों एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो ये सारे लोग जो हैं ये दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ चले जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? अब इस नेबुला में है क्या क्या, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इस नेबुला में होती हैं गैसेस, ठीक है।
कौन कौन सी गैसेस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। और टेम्परेचर तो बेटा कहना ही क्या, टेम्परेचर तो मतलब एक्सट्रीमली हाई होता है, बहुत ही ज्यादा। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन अभी नहीं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। और अब देखना, जब एक्सपेंशन होगा मतलब दूर दूर जाएंगे, और साथ ही साथ क्या होगा? कूलिंग होगी। ठीक है, एक्सपेंशन के साथ क्या होगी बच्चों? कूलिंग होगी। ठीक है, और कूलिंग के साथ जब एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल मतलब कोई खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से चीजें जो है वो दूर दूर जा रही हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, बोलो बोलो, समझ में आया? तो सबसे पहले बर्स्ट हुआ, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना जिसे हम नेबुला कहते हैं। कुछ नहीं है, गैसियस क्लाउड है, गैस का ही बना हुआ है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। कूलिंग हुई। अब जब कूलिंग हुई तो पता है क्या बनेगा? अब बनेंगी गैलेक्सीज। क्या बनेंगी? गैलेक्सीज। क्या बनेंगी? कूलिंग से बनेंगी गैलेक्सीज। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि अर्थ कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? गैलेक्सीज बना ली आपने, मान लो मैंने ये गैलेक्सी बना ली है। ठीक है, अब अर्थ कौन सी? मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अर्थ किसका पार्ट है बेटा जी? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। बताओ जल्दी से, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, तो मान लो हमने बनाई मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी बना ली हमने। ठीक है, और इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमने, इस मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमने क्या किया? अलग अलग प्रकार के प्लैनेट्स को बनाना शुरू किया। ठीक है, तो सन सबसे बड़ा वो हुआ, और उसके आजू बाजू हमने ग्रेविटेशनल पुल के आधार पे अलग अलग प्लैनेट्स को बनाना शुरू किया। और इस तरीके से हमें क्या मिले बच्चों? इस तरीके से हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ गई बात? इज दिस क्लियर? बोलिए। ठीक है, और इस तरीके से हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस इज द बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि हुआ क्या क्या है, तो मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि सबसे पहले हुआ है एक्सप्लोजन। सबसे पहले क्या हुआ है बच्चों? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ है बच्चों? एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। और उसके बाद हुआ है कूलिंग। ठीक है, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग। और उसके बाद हुई है गैलेक्सी फॉर्मेशन। ठीक है, कूलिंग के बाद क्या हुआ है? गैलेक्सी फॉर्मेशन। गैलेक्सी के बाद बने हैं प्लैनेट, और इस तरीके से आपका बना है यूनिवर्स। और ये कौन सी थ्योरी है बच्चों? बताओ जल्दी से, दो बोलो भैया, नोट्स बन रहे हैं ना सबके। एंड दिस इज द बिग बैंग थ्योरी। यही तो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। समझ में आई बात? चलिए, ओके, डन 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 डारा। अब मेरा सवाल ये है, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो स्टार होते हैं, ठीक है, स्टार और आपके में, यस, ठीक है, अब मुझे बताइए, हम लोग जब भी स्टार को देखते हैं, मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और वो यहाँ पर पाए जाने वाले स्टार को देख रहा है। ठीक है, मेरे चांद तारे। ठीक है, तो अब मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी को देखते हैं, ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती हैं बेटा? गैलेक्सीज कुछ नहीं है, बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट का ग्रुप है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, चलो देख रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो ये कौन सी जो, अच्छा, स्टार से आप तक आने में कितने ईयर लगते हैं? भाई बहुत सारे ईयर लग जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस नापते हैं हम, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टीलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्टीलर डिस्टेंस। स्टीलर डिस्टेंस। और स्टीलर डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है लाइट ईयर। क्या होती है? लाइट ईयर। ये हम कई बार आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है। हो सकता है कि वो स्टार वहां पर हो ही नहीं, मतलब आज हम वहां देख रहे हैं, वाह यार, चंदा है तू, मेरा तारा है तू, अब तारा वहां पे नहीं है, उसकी लाइट आप तक पहुंच रही है, मतलब आप पास्ट में देख रहे हैं, पीपिंग इनटू द पास्ट, तो आप पास्ट में देख रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हमेशा जो आपको दिखाई दे रहा है वापस, वो ओनली स्टार की लाइट है। स्टार वहां से खत्म हो चुका है, इट इज द ओनली स्टार की लाइट आ रही है। तो स्टार की लाइट आ रही है, तो इट इज, इसके लिए एक सेंटेंस है विच इज कॉल्ड एज पीपिंग इनटू द पास्ट। पीपिंग इनटू द पास्ट। आगे बढ़ जाएं। क्या बिग बैंग थ्योरी में किसी को भी एक रत्ती की प्रॉब्लम है?
तो स्टार को जब भी हम देखते हैं हाय, तो हम स्टार वहां पे खत्म हो चुका है, वहां हमें सालों लाखों साल लग जाते हैं उसकी लाइट नीचे तक आने में, तो जब तक लाइट आती तब तक वो स्टार खत्म हो गया होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, खत्म हो चुका ये। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो है 20 बिलियन ईयर अगो पुराना, बिग बैंग अनइमेजिनेबल फिजिकल टर्म। और आज आज आपको स्लाइड का एक एक शब्द पढ़ना है। यूजुअली स्लाइड में जो बच्चे ये बोलते हैं कि बहुत कंटेंट है, तो आज आज आपको ये स्लाइड पढ़नी है, मैं पहले ही बता दे रही हूं। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर मैं नहीं जानती हूँ, आप अपने जो है तो इन हरकतों के जिम्मेदार स्वयं हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। क्या ये वाली बात सबको क्लियर? ठीक है, आप अपनी हरकतों के जिम्मेदार खुद हैं भाई, आप खुद देखें, है ना। चलिए शुरू कर रही हूं आगे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ठीक है, चलिए। ओ मेरी आंखों का तारा है तू, ठीक, चलिए अब आ जाइए। बिग बैंग, ओके, द यूनिवर्स एक्सपैंडेड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। जब एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपैंड, फिर क्या हुआ, दूर दूर गई चीजें, तो चीजों में कूलिंग डाउन हुआ। ठीक है, तो जो आपका नेबुलाज हैं, जो आपके प्लैनेट हैं, उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन के फलस्वरूप, ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये बहुत सारी फ्लैट डिस्क में कन्वर्ट हुए, जिन्हें हम नेबुला कहते हैं। नेबुला में क्या होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल और गैसेस होते हैं। और फिर सोलर नेबुला इज वन ऑफ द फॉर्म्ड आवर सोलर सिस्टम। और वही नेबुला जो है, छोटे छोटे जो डिस्क हैं, इन्होंने क्या बनाई, नेबुला क्या बनाता है बच्चों, पढ़ाया था मैंने आपको, नेबुला बनाता है आपकी गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है, और गैलेक्सी से ही आपका पूरा सोलर सिस्टम बना, गैलेक्सी का ही पार्ट, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। द वेरी हॉट सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ध्यान से सुनिए, जो सोलर सिस्टम होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर पार्ट है वो कौन है, सन है। ठीक है, उसके बाद ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ एटम्स, डस्ट पार्टिकल जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो पार्टिकल क्या बनाते हैं, आपका प्लैनेट बनाते हैं। द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, नेबुला गैलेक्सी। ठीक है, और उसके बाद किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अब एक और चीज जो मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, आपको पता है अर्थ एक प्लैनेट है, बोलिए, ठीक है यार, ये सब वो बोलो, अर्थ जो है हमारी सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और ये कैसे बना है बेटा, वही एक्सप्लोजन हुआ, ध्यान से सुनो, एक्सप्लोजन हुआ, बहुत सारे डिस्क बने जिन्हें हम कहते हैं नेबुलाज। ऐसा ही एक नेबुला है सोलर नेबुला, या इन्हीं नेबुला से हम गैलेक्सीज बनाते हैं, गैलेक्सी का ही पार्ट है सोलर नेबुला। ठीक है, अब अर्थ जो है इसका ओरिजिन भी हमें बताना पड़ेगा। अर्थ का जो ओरिजिन है वो है 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, बिलियन ईयर अगो। और अर्थ में जो लाइफ है, इधर सुन लीजिए भाई, अर्थ में जो लाइफ है, लाइफ लाइफ जीवन, वो आता है 4 बिलियन ईयर अगो। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 500 मिलियन ईयर। ठीक है, मिलियन ईयर। इज दिस क्लियर? तो अर्थ बनने के तुरंत बाद लाइफ नहीं आ गई, अर्थ बनने के 500 मिलियन साल के बाद लाइफ आई। ठीक है, चलिए अब जो चीज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, दैट इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आई होप कि सारे बच्चों को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आया। बोलिए जल्दी से, क्या आप लोगों को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स समझ में आया? बोलिए जल्दी से, बोलो समझ में आया? तो हमारा क्या हुआ, हमारा क्या बना, बिग बैंग से क्या बना, नेबुला। बिग बैंग से क्या बना, बिग बैंग में एक्सप्लोजन हुआ तो नेबुला, नेबुला से बनी गैलेक्सी, गैलेक्सी से बना हमारा सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का ही पार्ट है हमारा अर्थ। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, चलिए अब आ जाओ मेरे लल्लो। अब जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, इट इज सो 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 इंटरेस्टिंग, दैट इज द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। चलिए, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, हालांकि बिग बैंग भी है, पर मैं आप लोगों को यहां से मेन शुरू करते हैं, शुरू करें। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, मैक्सिमम थ्योरी जो है वो है रिजेक्टेड। ठीक है, मैक्सिमम, तो अब शांति से सुनो क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है। तो मैक्सिमम थ्योरीज जो है बच्चों वो है रिजेक्टेड। समझ में आई बात? मैक्सिमम थ्योरी कौन सी एक्सेप्टेड है, क्या हम करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले जो थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, थ्योरी ऑफ द स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, आज की स्लाइड का एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए है, क्योंकि आज मैं जो स्लाइड में लिख के लाई हूं वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो आज तुमने नहीं पढ़ा तो बेटा तुम पढ़ो मत, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है पढ़ने में, है ना नालायको। सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है, आज भी हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले लोग इस थ्योरी को मानते हैं।
ठीक है, आज भी तुम किसी पंडित से पूछोगे ना, इवन तुम मेरे घर वालों से ही पूछ लो यार, ठीक है, तो अगर बोलते अरे अरे नहीं करना, नहीं करना, ये काम मत करना, भगवान पाप देंगे, क्योंकि भगवान ने हमें जन्म दिया है। समझ में आई बात? ठीक है, तो भाई ऐसा है, ठीक है। तो चलो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सुरेज ने दिया, और आज भी लोग इस थ्योरी को फॉलो करते हैं बच्चों। समझ में आई बात? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के हिसाब से, ठीक है, आपकी जो अर्थ है वो है 4000 ईयर ओल्ड। समझ में आई बात? आपकी जो अर्थ है वो है 4000 ईयर ओल्ड। मतलब ये क्या बकवास बोल रहे हो यार? तुम मुझे बताओ कि क्या हमारी अर्थ 4000 ईयर ओल्ड है? बताइए कितने ईयर ओल्ड है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, बताइए कितने साल पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, चलो 4.5 बिलियन ईयर, तुम बोल रहे हो 4000 साल पुरानी है। दूसरा, इनके स्टेटमेंट सुनना तो मजा आ जाएगा तुम्हें। शिप्रा मैम का जन्म शिप्रा मैम जैसा ही हुआ है, और जब से वो शिप्रा मैम बनी है वो मतलब ये मानो कि इंसान जो है वो कभी बंदर नहीं था, बंदर बंदर था और इंसान इंसान था। मेरी बात समझे? वो बंदर बंदर था और इंसान इंसान था। मतलब बंदरों का जन्म बंदर जैसा हुआ है, इंसानों का जन्म इंसानों जैसा हुआ है, क्रोकोडाइल का जन्म क्रोकोडाइल जैसा हुआ है। किसी में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो जैसा था वो वैसा ही पैदा हुआ है। कोई इवोल्यूशन जैसा चीज कुछ होता ही नहीं। एज जैसे बने थे, बंदर पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ, कछुआ पैदा हुआ, मुर्गी पैदा हुई, सुअर पैदा हुआ, ये सब वैसे ही थे। कोई इवोल्यूशन जो है वो नहीं पैदा हुआ है। ठीक है, इनका कहना ये है, ठीक है, इनका मतलब कहना ही कुछ खतरनाक है भाई। हाँ जी, समझ में आई ये वाली बात? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, उसके बाद इनका कहना ये कि 6 दिन में हमने सब बना दिया। 6th डे में जो है वो ह्यूमन बना। 6th डे में ह्यूमन का फॉर्मेशन बना, ह्यूमन बना, और सबसे पहला जो मानव बना वो था एडम, और उसके बाद बन गई ईव। वाह 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 वाह। ठीक है, तो ये कहना है कि 6वें दिन मनुष्य बन गया, एडम और ईव बन गए। ओके, उसके बाद जो है, हाँ, तो हमें मनुष्य बना, मनुष्य में कोई चेंज नहीं हुआ, मनुष्य मनुष्य ही पैदा हुआ था, और आगे चल के भी कभी कोई चेंज नहीं होगा, और पृथ्वी जो है वो 4000 साल पुरानी है। ठीक है, तो बकवास थ्योरी, रिजेक्टेड थ्योरी। ठीक है, आइए अब आते हैं कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। ठीक है, कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी, ठीक है, इसका इसका जो एविडेंस है ये है कि हमारे पास, हाँ जी, ठीक है, पैनस्पर्मिया थ्योरी, या इसी को हम ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्मोजोइक थ्योरी। आज मैं आपको बता रही हूँ, स्लाइड की हर एक चीज आपको पढ़नी है। मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप जो नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, या रिचर्ड एंड हेल्मोन्स के बारे में आएगा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक है, इसी को हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, कॉल्ड एज कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसी को हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, और आज भी एस्ट्रोनॉट्स की ये बहुत ही फेवरेट थ्योरी है। इनका 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 कहना ये है कि भाई किसी दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर आके गिर गया। मेरी बात ध्यान समझना, किसी दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर धम हमारे यहाँ गिर गया, और जब हमने उसको देखा तो वो जो स्पोर नीचे गिरा वो लाइफ थी, वो जिंदगी थी, और वही हमारा जीवन बनाई। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम जो है, तो हम ऐसे नहीं थे, आज हम कपड़े पहनना शुरू हो गए, पर आए तो थे हम। वो यार, वो वाली कौन सी मूवी है जिसमें आमिर खान एलियन था? ठीक है, तो हम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं एज अ स्पोर, और फिर उस स्पोर में डिवीजन की कैपेसिटी थी, फिर वो यस पीके, हाँ, तो हम पीके जैसे वाले काम हैं। तो हम जो है तो बिना कपड़ों के आए थे, फिर बाद में वो तो क्या है कि आज हम ये पहन लेते, आज हम पहन लेते, तो हम, पर वो तो आमिर खान ऐसे आया था ना। इनका कहना ये है कि किसी दूसरे प्लेनेट से एक स्पोर जो है वो नीचे गिरा, और इसी में लाइफ थी, यही डिवाइड हुआ, और बाद में चल के इसी ने पूरे ऑर्गेनिजम्स बना दिए। ठीक है, ठीक है, तो अर्ली ग्रीक थिंकर ये मानते हैं कि दूसरे प्लैनेट से हमारी लाइफ आई है। आज भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि दूसरे प्लैनेट में एलियंस रहते हैं। अब रहते हैं या नहीं रहते हैं किसी को पता नहीं है बच्चों। ठीक है, रेडियो लेके आया था मैं, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। तुमको पता है स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? अभी बताया था ना मैंने तुम लोगों को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बहुत अच्छी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। चलिए बताइए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, क्या आप इस थ्योरी के बारे में जानते हैं? स्पॉन्टेनियस का मतलब समझाइए, क्या होता है? अपने आप। ठीक है, अचानक से, अपने आप, कुछ नहीं। ये समझ में आया? बताओ जल्दी से। ठीक है, चलिए, अचानक से अपने आप ही हो जाता है, मतलब कुछ नहीं पता है, अपने आप ही कहानी चल रही है। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये कहती है बच्चों
कि एक मटका ले लीजिए आप, ठीक है, एक मटका ले लीजिए। आई होप कि मैं मटका बनाने में एबल होंगी। कैसा बना मटका? अच्छा बना है। इस मटके में आप रख दीजिए भूसा, इसमें रख दीजिए आप भूसा, ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे और इसको ढक दीजिए, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे चूहे आ गए हैं, ठीक है। चूहा बनाने में चूहा तो ठीक है, तो इसमें क्या बन गए हैं? छोटे छोटे चूहे बन गए हैं। ओ माय गॉड, ठीक है, समझ में आई बात? तो याद रखना कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है, ठीक। चलो, तो इनके हिसाब से लाइफ इज ओरिजिनेटेड, ध्यान से सुनिए, लाइफ इज originated from dead and decaying rotten material, ठीक है, ओके डन। तो इनका मतलब ये है कि जो लाइफ है वो डेड एंड डिकेइंग सारी चीजों से, घटिया गंदी चीजों से आती है। समझ में आई बात? तो अगर आप इसमें क्या रख दीजिए? स्ट्रॉ, ठीक है, क्या रख दीजिए? स्ट्रॉ रख दीजिए। इसमें आप भूसा रख दीजिएगा तो यहाँ पे रैट बन जाएंगे, ठीक है। किसी पसीने से लथपथ शर्ट को, मतलब आप वर्कआउट करके आए हैं, ठीक है, ओके, आप वर्कआउट करके आए हैं और आपने शर्ट उतार के रख दी, 15 दिनों तक आपकी मम्मी ने नहीं देखा, पता चला वहां से चूहे निकल रहे हैं। तो इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। कभी भी किसी सड़ी गली चीज से, रॉटन मटेरियल से, डेड एंड डिकेइंग चीजों से कभी भी लाइफ नहीं आती। डेड एंड डिकेइंग चीज मतलब क्या हो गया? मड से, कीचड़ से है, मड से बोल दिए तुमने लिजार्ड बन गई, ये कौन सी बात है भाई? तुमने बोला कि स्ट्रॉ से चूहे बन गए, स्ट्रॉ से क्या बन गए? चूहे बन गए, रैट बन गया। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? यस, ठीक। चलो, ऐसा, हाँ। पर इस थ्योरी को, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को हाईली रिजेक्ट मारा गया यार, हाईली रिजेक्ट मारा गया। और इस थ्योरी को हम और क्या कहते हैं बच्चों? ए बायोजेनेसिस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। इस थ्योरी को ऑल्सो कॉल्ड एज ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। समझ में आई बात? इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, ठीक है। नॉन लिविंग चीजों से या सड़ी गली चीजों से आती है, जिसमें लाइफ नहीं है उससे एक लाइफ बन जाती है। मतलब मैंने ये घड़ी रख के यहाँ सड़ा दिया, बाद में पता चला तो यहाँ से शिप्रा मैं बाहर निकल रही हूँ, ओ माय गॉड ये क्या हो गया? तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी इसे हम कहते हैं। समझ में आई बात? इस थ्योरी को हाईली तौर से रिजेक्टेड बाय, दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय 3 साइंटिस्ट, और जिनके एक्सपेरिमेंट अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा आ जाओ मेरे लल्लो, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय, ठीक है, दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय, देखो क्या लिख के आता है, यस। तो ये जो थ्योरी है ये कौन रिजेक्ट किया? दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड बाय 3 साइंटिस्ट, ठीक है। इस थ्योरी को भाई साहब 3 साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया, ठीक है। किसने किसने रिजेक्ट किया वो भी देखते हैं हम लोग। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है भाई किसने? सबसे पहले इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है हमारे, देखो ऐसे से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रिजेक्ट किया गया है किससे? स्प्लैंजेनी से, ठीक है, स्प्लैंजेनी। और इसके बाद हम इनका वो भी पढ़ेंगे भाई, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट किया है भाई स्प्लैंजेनी ने। भाई साहब ये स्पेलिंग मुझे देख लेना यार, ठीक है। स्प्लैंजेनी, रेड्डी और पाश्चर, इन तीनों ने जो है ये थ्योरी को रिजेक्ट मारा है, पाश्चर ने, रेड्डी ने और स्प्लैंजेनी ने, ठीक है। समझ में आई बात? और अब इन तीनों के थ्योरीज को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जो आपको नीट में पूछा जाएगा वो पाश्चर की थ्योरी से जरूर पूछा जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग, अच्छा उसके बाद रिजेक्ट करके इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है बच्चों? इन्होंने दी है थ्योरी रिजेक्टेड बाय द 3 साइंटिस्ट, और उसके बाद इन्होंने जो थ्योरी दी है वो कौन सी थ्योरी है भाई? ये भी बताना पड़ेगा ना। और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। नोट सही बन रहे हैं सबके? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, चलो चलो जरा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का स्टेटमेंट क्या है? ई भी जानना जरूरी है ना लल्लो, ई भी जानना तो जरूरी है ना, ठीक है। यार तुम लोग लेक्चर्स को शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले बताओ, लाइक करो, शेयर करो। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हमें ये कहती है कि each life, ठीक है, each life
came from pre-existing life, pre-existing life। समझ में आई बात? ये इसका सेंटेंस है, ठीक है। जो जो लाइफ है, समझ में आई बात, वो पहले से लाइफ थी तभी आ रही है। मतलब शिप्रा मैम की मम्मी नहीं होती तो तुम्हारी प्यारी शिप्रा मैम तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी लाइफ जो अर्थ में है वो पहले से पाई जाने वाली लाइफ की वजह से ही होती है। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर? ठीक है। रेटिंग तुम लोग अच्छी किया करो, रेटिंग बढ़िया शानदार दबा के अच्छे से किया करो, ठीक है। चलो, पर हाँ वही इसका वही है कि सवाल ये है कि पहली लाइफ कहाँ से आई। मतलब इसका अगर मैं फेलियर का बोलूं तो सवाल वही है कि पहली लाइफ कहाँ से आई, यही तो नहीं बता पा रहे हम, ठीक है। तो लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ बाय द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है लुईस पाश्चर का। शुरू करें, लुईस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए रेडी है। लुईस पाश्चर ने अपने लिए एक ब्रॉथ लिया। क्या लिया बेटा? ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है? एक लिक्विड मीडियम होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इधर 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 इधर, ठीक है। लिक्विड मीडियम होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर उसको उबाल लो अच्छे से। अगर तुमने उसको उबाल लिया बच्चों तो वो स्टेराइल हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से। अगर तुमने उसको उबाल लिया तो वो स्टेराइल हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताओ। अगर तुमने उसको उबाल लिया तो वो स्टेराइल हो गया, मतलब उसमें कोई गंदगी नहीं है। और उसमें जो आप नेक यूज कर रहे हैं वो है स्वान नेक। इधर आ जाइयो, सुनो रे। उसमें जो नेक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्वान नेक। और स्वान नेक जो होती है वो शिप्रा मैम की गर्दन जैसी होती नहीं, वो एस शेप की गर्दन है, ठीक है। एस शेप की, ठीक है। शिप्रा मैम की गर्दन जैसी उसकी नेक होती है, ठीक है। उसके बाद आप उबालो। जब आप उसको ठंडा करोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे वाटर वेपर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और वाटर वेपर जो है इस जगह को बंद कर देता है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। जो वाटर वेपर होगा वो नेक के गर्दन की इस वाले एरिया को बंद कर देगा, तो नेक जो है वो उसकी क्लोज हो जाएगी। अब अगर क्लोज हो जाएगी तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अंदर जा पाएगा? नो माइक्रो, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं तो आधे बच्चे मेरी जो है तो मेरे ही मूड पे पड़े कि ये मैम एमओ क्या है। तो यहाँ पर क्या आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा? यहाँ पर तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, है ना। अब क्या करना है हमें? अब यहाँ से हमें नेक को ब्रेक करना है। यहाँ से हमने नेक को क्या कर दिया बच्चों? ब्रेक कर दिया। जब हमने नेक को ब्रेक कर दिया तो मुझे बताइए कि ये एयर से एक्सपोज हुआ कि नहीं? बताओ, एयर एक्सपोजर मिला कि नहीं? बोलो, एयर एक्सपोजर मिला कि नहीं मिला? ओह, ठीक है। अब जब इसको एयर एक्सपोजर मिला तो यहां से सारी गंदगी अंदर जाने लगी, ठीक है। सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर जाने लगे और फिर ये ब्रॉथ जो है वो क्या हो गया? ब्रॉथ क्या हो गया? ये कंटामिनेटेड हो गया। सबको रेड कलर दिखाई दे रहा है? तो ब्रॉथ जो है वो कंटामिनेट हो गया, ठीक है। कंटामिनेट हो गया ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब लिक्विड जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम है। और इसमें आपको क्या दिखाई देने लगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखाई देने लगी, ठीक है। इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ दिखाई देने लगी, ठीक। समझ में आ गई बात? बोलिए जल्दी से, क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी को भी कोई डाउट है तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। मैम एक और डाउट है कि तभी बैक्टीरिया और वायरस एग्जिस्ट करते हैं। समझी नहीं, मैं तुम्हारा डाउट नहीं समझ पाई। क्या ये वाली बात सारे बच्चों को क्लियर है मेरे? बोलिए, बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलो, क्लियर हुआ? ठीक, चलो। मैम बैक्टीरिया कहाँ से है बेटा? एयर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, वायरस नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एयर एयर, वायरस कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिज एक्सपेरिमेंट इज नोन एज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ही प्रिपेयर्ड द स्टेरिलाइज्ड सिरप ऑफ द शुगर कील्ड ईस्ट, ठीक है। मतलब वही ब्रॉथ, ईस्ट के साथ, ये देखो ईस्ट है, ब्रॉथ मतलब उसमें किल्ड ईस्ट, क्योंकि गर्म किया तो सारे ईस्ट मर गए, ठीक है। एक को तोड़ दिया, एक को नहीं तोड़ा, ठीक है। अब देखो क्या इसमें कोई डाउट है? मैम बैक्टीरिया कहाँ से आ गए? बेटा जी एयर से आ गए, एयर से आ गए। चलो मैं तुम लोगों को बना के ही समझा देती हूँ भाई साहब। देखो, हमारे पास एक ऐसे करके एक फ्लास्क था, ठीक है, जिसकी नेक हमने रखी एस शेप की, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? एस शेप थोड़ा अच्छे से बना सकती हूँ क्या, है ना।
ठीक है, ये है एस शेप, ठीक, और इसमें क्या है बच्चों, ये है ब्रॉथ, ये क्या है, ब्रॉथ है, ठीक। अब देखो इसको जब तुम, यस इधर आ जाओ, अरे यार मैम एयर में बैक्टीरिया कहां से आया, अभी वो प्रूफ करेंगे ना कि हमारी फर्स्ट सेल कहां से आई, ठीक है। इसमें ब्रॉथ था, इसको तुमने क्या किया था, गर्म कर दिया था, इसमें तुमने आग लगा दी थी ना, तो ये क्या हो गया, स्टरलाइज्ड ब्रॉथ है। ये क्या है बच्चों, स्टरलाइज्ड ब्रॉथ है। जब तुमने इसको गर्म किया, इधर सुन लो, जब तुमने गर्म किया तो यहाँ पे वाटर वेपर पूरा क्लॉग कर दिया, तो यहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट में तुमने क्या किया, गर्दन को तोड़ दिया, ठीक है, नेक्स्ट में तुमने गर्दन को तोड़ दिया यहाँ से, तो जब तुमने गर्दन को तोड़ दिया तो यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री शुरू, यहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री शुरू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर इस ब्रॉथ को क्या कर देगा, कंटामिनेट कर देगा, ठीक है। ये जो ब्रॉथ को कंटामिनेट कर देगा, बस इतनी सी तो बात है यार, ब्रॉथ जो है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ब्रॉथ जो है वो है कंटामिनेटेड हो जाएगा। समझ में आई बात, ब्रॉथ कैसा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, बस इतनी सी तो बात है यार, इसमें क्या इतना टेंशन लेना है। इज दिस क्लियर? ओके, चलो ठीक, आ जाइए, अब आगे बात करते हैं। तो ये हुआ, दैट इज इट। अब आ जाओ रेड्डीज का एक्सपेरिमेंट। रेड्डीज का एक्सपेरिमेंट भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो इन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, इन्होंने जो है, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या लिया है, ईस्ट का सोल्यूशन लिया है, वही है शुगर और किल्ड ईस्ट, बात वही हो गई। और अब देखो सेम चीज इन्होंने भी की है, बस स्वान नेक नहीं लिया है, फ्लास्क को ओपन रखा था तो ग्रोथ हुई है। फ्लास्क को इन्होंने क्या रखा है, देखो जब तक फ्लास्क को ओपन रखोगे, एयर के कांटेक्ट में रखोगे, ग्रोथ होगी, पर अगर तुमने फ्लास्क को क्लोज कर दिया तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। इसका क्या कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो एयर की वजह से हो रही है, ऑल द ग्रोथ ड्यू टू द एयर, ठीक है। जितनी भी ग्रोथ हो रही है, ऑल द ग्रोथ, जितनी भी ग्रोथ हो रही है, ऑल द ग्रोथ इज ड्यू टू एयर, ठीक है। जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है। सो एयर इज द रीजन बेटा, ठीक है, एयर है रीजन, समझे नहीं समझे, जो एयर है, हवा है ग्रोथ का कारण, ठीक है, हवा हवा ए हवा। अब आते हैं स्प्लैंजनी, ठीक है। स्प्लैंजनी बहुत ही स्पेक्टेकुलर आदमी थे, इन्होंने मीट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, मीट का। ईस्ट सोल्यूशन का इस्तेमाल किसने किया है, पाश्चर ने। ब्रॉथ का सोल्यूशन का इस्तेमाल किया है रेड्डी ने। और मीट का, मीट को पूरा ढक दिया तो कोई मैगॉट्स नहीं, कोई भी मच्छर के लार्वा नहीं आए, कोई भी मैगॉट नहीं आया। मैगॉट क्या है, समझ में आई बात, मच्छर के लार्वा, कुछ नहीं आया, ठीक है। जब तक ढकोगे तब तक कुछ नहीं आएगा, पर जैसे इसके ऊपर तुमने क्या लगा दिया, गॉज कवर, गॉड कवर मतलब एक छन्नी टाइप की लगा दी, तो मैगॉट्स, उसके अंडे, ये सारी चीजें हमें ऊपर छन्नी के ऊपर दिखाई देने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ हो रही है वो एयर में से आ रहे ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रही है। तो एयर में ऑर्गेनिज्म है, एयर में लाइफ है, इस नॉन ऑब्जेक्टिव या नॉन लिविंग चीज में लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सड़ी गली चीज से, ठीक है, किसी भी सड़ी गली चीज से ग्रोथ नहीं हो सकती है, ठीक है। रेड्डीज का एक्सपेरिमेंट क्या है, रेड्डीज का एक्सपेरिमेंट भी वही है, ब्रॉथ को गर्म किया तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, फिर उसके बाद खुला छोड़ दिया तो एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नए आए, इसमें ग्रोथ हो गई। इन्होंने ब्रॉथ को गर्म किया, उसके बाद बस इसमें स्वान नेक नहीं थी, और उसके बाद क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है तो ग्रोथ ही नहीं होगी, ठीक है। चलो, व्हाट इज ब्रॉथ, ब्रॉथ बेटा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको पाश्चर का एक्सपेरिमेंट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा। यू हैव टू रिमेंबर ओनली द पाश्चर का एक्सपेरिमेंट। समझ में आ गई बात, ठीक है, सिर्फ आपको पाश्चर का एक्सपेरिमेंट याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पाश्चर की बात करूं, ही शोड दैट द प्री स्टरलाइज्ड स्वान नेक फ्लास्क डिड नॉट, देखो प्री स्टरलाइज्ड स्वान नेक फ्लास्क लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, बिकॉज कभी भी किल्ड ईस्ट, जो सोल्यूशन उसने इस्तेमाल किया है वो क्या है बच्चों, ईस्ट, ईस्ट सोल्यूशन इस्तेमाल किया है, ठीक है, ईस्ट का सोल्यूशन। तो उसको हमने जब हीट किल्ड कर दिया तो लाइफ उस किल्ड ईस्ट की वजह से नहीं आ रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रही है, वो आ रही है हवा की वजह से। इज दिस क्लियर? तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड। क्यों डिसमिस हो गई, हमें ये क्यों नहीं बताया कि पहली लाइफ कहां से आई, भाई ये तो बता दे भैया कि पहली लाइफ कहां से आई,
बोलो जल्दी से, हमें ये तो बता दे कि पहली लाइफ कहां से आई। तो मैं एक कंक्लूजन कर देती हूँ, किसने क्या क्या लिया। लुईस पाश्चर ने क्या लिया है बताओ जल्दी से बताओ। लुईस पाश्चर ने क्या लिया है? लुईस पाश्चर ने लिया है स्वान नेक। जो जो आएगा वो याद करो ना यार, ठीक है, स्वान नेक। और क्या लिया है? ईस्ट सोल्यूशन, उसको हम ब्रॉथ भी कह सकते हैं, पर आप एनसीईआरटी में लिखा तो ईस्ट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद रेड्डी ने क्या लिया है? रेड्डी ने क्या लिया है? रेड्डी ने लिया है ब्रॉथ, ठीक है, क्या लिया है? ब्रॉथ, ठीक है। और उसके बाद स्प्लैंजेनी ने क्या लिया है? स्प्लैंजेनी ने क्या लिया है? स्प्लैंजेनी ने क्या लिया है? स्प्लैंजेनी ने लिया है भाई आपका मीट। तो ये आपको याद रखना है। और इन तीनों का कंक्लूजन यही है, क्या? कि लाइफ केम फ्रॉम द एयर, लाइफ केम फ्रॉम एयर, ठीक है। चलो, इज दिस क्लियर? आ जाइए, अब आगे बात करते हैं। नाउ अब सवाल 10 करोड़ का ये है, क्यों रिजेक्ट हुई थ्योरी? रिजेक्ट थ्योरी क्यों हुई, मुझे बताइए, क्यों ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई बच्चों? ठीक है, ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई? भाई साहब, इस थ्योरी के रिजेक्ट होने का सबसे पहला कारण और आखिरी कारण भी यही है, पहला सेल कहां से आया? तुम ये बोल रहे हो कि एयर से मच्छर आए, मच्छर ने अपने अंडे दिए और उससे मैगॉट्स बने, लार्वा बना, ठीक है। मतलब एयर में अगर मच्छर नहीं होता तो शायद मैगॉट्स नहीं बनते। तो पहली सेल कहां से आई? और इसके लिए अब आती है हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। कैन वी स्टार्ट बेटा? कैन वी स्टार्ट? ठीक है, एक और थ्योरी है जो मुझे थोड़ा तुम्हें बताना है, यहाँ पे लिख दूं मैं, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। लिखूं बेटा? बताओ जल्दी से, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये छूट गई थी तो ठीक है। आज सारे बच्चे पूरी स्लाइड, आज स्लाइड में ज्यादा तो नहीं लिखा है? स्लाइड में ज्यादा तो नहीं लिखा है? आज सही लग रहा है, हाँ या नहीं बोलो? आज सही लग रहा है? यस, किसने दिया? क्यूवियर ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, ओके। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय द क्यूवियर। इसे किसने दिया है? गिवन बाय क्यूवियर, ठीक है। इसे किसने दिया है बच्चों? क्यूवियर ने दिया है ना। कैटास्ट्रोफिज्म को हिंदी में हम पता है इस थ्योरी का नाम क्या है? प्राकृतिक आपदा की थ्योरी। प्राकृतिक, आई होप मैं लिख पाऊं, प्राकृतिक आपदा की थ्योरी। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ या चैट सेक्शन में बताओ मुझे कि तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है, बताओ जल्दी से, तब तक मैं बताती हूँ। कैटास्ट्रोफिज्म या प्राकृतिक आपदा की थ्योरी, शुरू करें, बोलो बोलो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चलो तब तक तुम बताओ, तब तो मैं पढ़ाती जाती हूँ। देखो इसमें क्या होती है, सडन सडन चेंज या क्लाइमेटिक चेंज आ जाए, या अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। बताओ जल्दी से, यस यस यस, मुझे बताओ, सडन क्लैमिटी या सडन नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, सडन क्लैमिटी लिख लो यार, सडन क्लैमिटी कोई आ जाए, कोई अचानक से कोई चीज हो जाए, धरती नष्ट हो जाए, अर्थ डिस्ट्रॉयड हो जाए, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, अर्थ खत्म हो जाए, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी जो रिमेनिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, सुनिए बच्चों, यस एवरीबॉडी, यस यस यस, ठीक है, बोलो। अचानक से मान लो मैं यहाँ खड़ी हूं और मैं हिलने लगू, अगर मैं ऐसे हिल रही हूं मतलब कुछ लफड़ा हो रहा है, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। बीच से धरती फट जाए, पूरी धरती खत्म हो जाए, ये कंप्यूटर जो है धरती में चला जाए और तुम सब भी चले जाओ, सब खत्म हो जाए, फिर भी जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या है? जो रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर है लल्ला, सॉरी इनऑर्गेनिक, ठीक है, जो रिमेनिंग इनऑर्गेनिक मैटर है, रिमेनिंग इनऑर्गेनिक मैटर से हम फिर से एक लाइफ बना सकते हैं बाय गॉड, बाय हेल्प ऑफ गॉड। क्या ये वाली बात समझ में आई? तो भाई पूरी धरती में हम सब समझ वो हो जाए, हाँ जी, यू आर क्यूट मैम, इसलिए पढ़ने में अच्छा लगता है। चलो बताओ, तो भाई एक दिन धरती ऐसे खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, सब घुस जाए, हम धरती में मर जाए, जो कुछ इनऑर्गेनिक बच गया है, मेरी बात को ध्यान समझना, जो कुछ भी इनऑर्गेनिक बच गया है, ठीक है, बताओ जल्दी से, बोलो, जो बच गया है उससे हम धीरे 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 करके एक नई लाइफ बना सकते हैं,
समझे? बोलो जल्दी से। तो दिस इज द कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपदा, कोई आपदा आ जाए, ठीक। अब आ जाओ, बट अभी फिर से मेरा सवाल वही है कि पहला सेल कहां से आई, ठीक है, द फर्स्ट सेल, ठीक है। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी फर्स्ट सेल कहां से आई, ठीक है। अभी भी हम क्वेश्चन उसी पे हैं, बताओ जल्दी से, सबसे पहली सेल हमारी कहां से आई बेटा? ई का जाना नहीं तो कहीं माना नहीं। हाँ जी बताइए, फर्स्ट सेल कहां से आई, बिकॉज ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट सेल जो है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूं, बताओ क्या, बताओ जल्दी से। कॉस्मोजोइक थ्योरी रिचर्ड एंड हेल्महोल्ट्ज ने दी थी, तो कोई रोएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, एक देखो, एक और चीज देखो, लाइफ कम फ्रॉम द एयर और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसके लिए ना एक सेंटेंस कभी आ जाए तो घबराना नहीं। ये देखो मैं लिख देती हूँ, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है। चलो लिखो इसके लिए, बोलो। ओमनिस वाइवम एक्स वाइवो, ओमनिस वाइवम एक्स वीवो, ठीक है। तो ओमनिस वाइवम मतलब कि पहली, वाइवम मतलब लाइफ, तो जो लाइफ है वो एक्स से आई है। एक्स मतलब एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तो ओमनिस वाइवम जो लाइफ है वो एक्स लाइफ से आई है, ठीक है। ये है जैसे ओमनिस सेलुला, ये सेलुला है ना, हर सेल दूसरी सेल से आई है, तो यहाँ से ओमनिस वाइवम जो लाइफ है वो एक्स वीवो मतलब पहली वाली लाइफ से आई है, ठीक है। चलिए आ जाओ भाई, तो फर्स्ट सेल जो है इसको पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। करें कहानी, बोलो बोलो बोलो, आय हाय हाय हाय। चलो अब इसके लिए तुम लोगों को मैं कहानी सुनाती हूँ, हबीबी हबीबी, ठीक है। हबीबी हबीबी, है ना हबीबी, हाँ ठीक है। चलिए तो हबीबी क्या, कौन है भैया? हबीबी, ठीक। चलो अब आ जाओ, ये छोड़ते हैं, आइए। तो सबसे पहले हबीबी तो ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, आइए। एक है हेब और एक है ओआरबी, एक है हेब और एक है ओआरबी, ठीक है। एक है हेब और एक है ओआरबी, ठीक है। हेब है हेल्डेन, ठीक है, और ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं और ये एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, पता तुम्हें। और बाद में ये इंडिया ही आ गए थे, इंडिया में ही आ गए, सेटल हुए थे। उसके बाद है ओपेरिन, ओआरबी मतलब ओपेरिन, ये एक रशियन साइंटिस्ट है और ये भी एक बायोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो हेब और ओआरबी, समझ में आई बात? हेब और ओआरबी याद रखेंगे, बोलिए जल्दी से। ये जो है दैट हेल्डेन एंड द ओपेरिन, इनकी कहानी बहुत अलग है बच्चों, ठीक है। हेब एंड ओआरबी सबको याद रहेगा, आई होप कि, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि सबको याद रहे, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा। इन दोनों की थ्योरी का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। इन्होंने अपने समय समय पर अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी का कंक्लूजन क्या है, हेब एंड ओआरबी, ठीक है। इनकी थ्योरी का कंक्लूजन हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनकी थ्योरी, दोनों की थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि लाइफ केम फ्रॉम इनैनिमेट, लाइफ केम फ्रॉम, अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसका वो भी करा दूंगी एनसीईआरटी, ठीक है। लाइफ केम फ्रॉम द इनैनिमेट या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, समझ में आई बात? लाइफ जो है इनएनिमेट जो है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आई है, क्या ये वाली बात क्लियर है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आई है। शुरू करते हैं कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मिलर का एक्सपेरिमेंट है, फिर खत्म है। चलो आ जाओ बच्चों।
Oparin of the Russia and Haldane of the England proposed the first life form could have come from the pre-existing non-living organic molecule. अब सवाल ये है, ठीक है, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन से लाइफ बनती है एंड दैट केमिकल इवोल्यूशन, और इनकी जो थ्योरी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक इंसान हूँ, शिप्रा किसका फोटो बनाऊं यहाँ पे, इधर अभी क्लास है थोड़ी देर तक है, मान लो यहाँ पे मैं हरप्रीत का फोटो बना रही हूँ, ठीक है, हरप्रीत मुझे दिखी है, तो अगर मैं बात करूं कि हरप्रीत का शरीर किससे बना है, तो हम क्या बोलेंगे, हरप्रीत का शरीर लिपिड से बना है, हरप्रीत का शरीर प्रोटीन से बना है, और हरप्रीत का शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट से बना है, ठीक है, हरप्रीत का शरीर जो है वो बना है कार्बोहाइड्रेट से, किससे बना है, कार्बोहाइड्रेट से, और ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सारी चीजें हैं केमिकल, ये सारी चीजें हैं केमिकल, बोलो केमिकल है कि नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने, ठीक है, और ये सब क्या है बेटा, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, बोलो नॉन लिविंग है कि नहीं है, तो अगर मैंने ओपेरिन एंड हेल्डाने की थ्योरी को ध्यान समझिए, तो अगर मैंने ओपेरिन एंड हेल्डेन की थ्योरी को, ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को अगर मैंने केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी बोला तो क्या गलत बोला, अगर मैंने ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को कॉल्ड एज केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, तो क्या मैंने गलत बोला, तो क्या मैंने गलत बोला, नहीं बोला ना, सही बोला, क्योंकि केमिकल से ही तो आप बने हो। पर सवाल ये है कि ये जो केमिकल हम जिनकी बात कर रहे हैं, लिपिड, प्रोटीन, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इनका कोई सिंपलर फॉर्म बना होगा, सिंपलर फॉर्म होगा तभी ना कॉम्प्लेक्स बने हैं, बताओ, इनका कोई सिंपलर फॉर्म होगा, तो ये सिंपलर जो चीज है, नॉन लिविंग सिंपलर चीजों से ही आपकी लाइफ बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स चीज है ये सिंपलर चीजों से कैसे बनी और एक लाइफ कैसे आई, ठीक है, चलिए आ जाइए शुरू करते हैं, ठीक है, तो याद रखना कि जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये इनऑर्गेनिक से ही बनते हैं, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही आपकी लाइफ आई हुई है, ठीक है। ओपेरिन जो है, इनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइफ जो है ये कहाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ बनी, तो पानी में बनी, याद रखिएगा, पहली लाइफ जो है वो कहाँ बनी, पानी में बनी। अब मैं आपको एक एक करके कहानी शुरू करती हूँ, ठीक है, आइए। प्रिमिटिव अर्थ जो थी, कब थी, 4.5 बिलियन ईयर अगो, वो बहुत ज्यादा, तो यस मुझे बताओ कि पहली लाइफ कहाँ बनी, पहली लाइफ पानी में बनी, ये हमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइफ कहाँ बनी, फर्स्ट लाइफ बनी पानी में, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, फर्स्ट लाइफ कहाँ बनी, पानी में बनी। और पहले जो अर्थ का टेम्परेचर था वो कैसा रहा होगा बच्चों, हाईली, मतलब बहुत ज्यादा, बताओ जल्दी से, अर्थ का टेम्परेचर कैसा रहा होगा बच्चों, बहुत ज्यादा रहा होगा, है ना। तो प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ, ठीक है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ये, चलिए हम लोग कहानी करना शुरू करते हैं। प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अर्थ की पहले कंडीशन कैसी थी, बताइए जल्दी से। प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ कैसी थी, हाई टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कैसा था, हाई, मतलब 800 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर सो हाई, ठीक है। साथ में क्या यहाँ पर ऑक्सीजन थी, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। अर्थ में जो एनवायरमेंट था वो कैसा था बेटा, हाईली रिड्यूसिंग, ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, हाईली रिड्यूसिंग, ये था भैया आपका अर्थ का वो, ठीक है। और रिड्यूसिंग मतलब हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। साथ में और क्या था, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट थे, साथ में क्या प्रेजेंट था बेटा, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट थे। इनऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि कार्बन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था, सल्फर प्रेजेंट था, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट थे। समझ में आ गई बात। तो सब ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता था, तो उसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू बच्चों, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इज हाईली रिड्यूसिंग, ENV, एनवायरमेंट पूरा नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए इन सब चीजों से हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हाइड्रोजन, और C और H को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये प्रिमिटिव चीजें हमारे पास बन गई, क्या, मीथेन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। इज दिस क्लियर, मीथेन, ठीक है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, मतलब ऑक्सीजन अभी हम लेने योग्य नहीं है, अभी ऑक्सीजन वो वाला ओ फॉर्म में है, ओ फॉर्म में। ये ऑक्सीजन किसी काम का है क्या, नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए।
तो यहाँ पर यही चीज लिखी है, द प्रिमिटिव कंडीशन ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्ट्रोम की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, ठीक है, बहुत लाइटनिंग एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मीथेन और अमोनिया था। अर्ली अर्थ जो है फ्री एटम्स पाए जाते थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के, और यही चीजें जो है, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जो सेल है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कुछ भी है, बना तो इन्हीं चीजों से है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, पर ये सारे फ्री स्टेट में थे, ठीक है। फॉस्फोरस के बाद क्या है, भगवान कसम, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस के बाद है सल्फर, सॉरी मुझे माफ कर देना। अब आ जाइए, पढ़ाती हूँ मैं। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा था, इसीलिए प्रिमिटिव अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो हाईली रिड्यूसिंग है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर। अच्छा, ये चीज मैं है आपको समझाना चाहती हूँ, देखो ध्यान से समझना। टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, एक्सट्रीमली ज्यादा है, समझ में आई बात। अब अगर टेम्परेचर मान लो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाइड्रोजन आपके पास बहुत बहुत, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी आपके पास ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आपके पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता था और क्या बना लेता था, पानी। पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, इसलिए वाटर जो है वो क्या हो जाता था, इवेप्यूरेट, ठीक है, क्या हो जाता था, इवेपोरेट हो जाता था, ऊपर उड़ जाता था। समझ में आई बात, इज दिस क्लियर, ऊपर उड़ जाता था, इवेपोरेट हुआ। जैसे ही जब हल्का सा टेम्परेचर डाउन हुआ, ध्यान, इवेपोरेट हुआ और इवेपोरेट होके चला गया, पर जैसे ही हल्का टेम्परेचर, हल्का सा लिटिल डाउन हुआ, इधर सुन लो, जैसे ही टेम्परेचर लिटिल डाउन हुआ वैसे ही और वाटर का इवेपोरेशन हुआ, ध्यान से सुनिए, आई होप कि हैंडराइटिंग सबको क्लियर हो रही है। जैसे ही लिटिल डाउन हुआ और वाटर का क्या हुआ बच्चों, इवेपोरेशन, ईवी मतलब इवेपोरेशन, इस तरीके से वाटर ऊपर गया, गया ऊपर, और इसने क्या बनाया बच्चों, क्लाउड। इसने क्या बनाया बच्चों, क्लाउड बनाए, बनाए क्लाउड। बोलो जल्दी से, हल्का टेम्परेचर डाउन हो गया, अभी इवेपोरेट होकर पूरा उड़ जाता था, नो क्लाउड, यहाँ पर कोई क्लाउड नहीं बनेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। लिटिल डाउन हुआ तो यहाँ पर क्या बना, क्लाउड, और क्लाउड होगा तो बच्चों क्या गिरेगी, बताओ, बताओ जल्दी से, क्लाउड होगा तो क्या गिरेगी, रेन गिरेगी, रेन गिरेगी, बोलो, बोलो जल्दी से, रेन गिरेगी। और यहाँ पर ध्यान से सुनोगे, इधर सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर पूरा पानी जो है वो भर जाएगा। ये पानी को किस कलर से बनाऊं, ब्लू कलर से, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो है पानी भर जाएगा, ठीक है, ये पूरा पानी जो है ये भर गया, ठीक है। तो ये जो है ये पानी कैसा है, ये पूरा क्या बन गया, सी बन गया, मान लो सी। एक्चुअली ये पूरा जो पानी है, ये पूरा ऐसा पानी डिप्रेशन में भरा हुआ है, ये डिप्रेशन से, ये डिप्रेशन में पूरा पानी भर गया, सी बन गया है। और ये पानी जो है, ये वाटर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट है, तो इसे हम कहते हैं प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप, सूप ऑफ हेल्डेन, ठीक है, प्रीबायोटिक सूप ऑफ हेल्डेन। और इसी पानी के अंदर अब आपकी सारी चीजें बनेंगी, इसी पानी के अंदर अब आपकी सारी चीजें बनेंगी। क्या मेरी बात सबको एकदम छकाछक क्लियर है, हाँ या नहीं बताइए, समझ में आई बात। मैम आज आप पृथ्वी, चलो 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 इधर आओ, समझ आए बात, इज दिस क्लियर टू एवरीवन, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको। क्या हुआ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं हो सकता, नो फ्री स्टेट, कोई बच्चा बोल रहा था ना फ्री स्टेट में नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता था, पानी बना, पानी वेपरेट हो गया, अभी कोई क्लाउड नहीं बना क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पर टेम्परेचर जैसे ही लिटिल डाउन गया, ऊपर जाके बादल बने, बारिश हुई, और ये जो डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेशन क्या है, अर्थ में डिप्रेशन है ऐसे, और इसके अंदर पानी भर गया और छोटे छोटे से समुद्र गड्ढे नाले बन गए, और ये बहुत टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है। इवेपोरेट क्यों होगा बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन नहीं हो जाता पानी का, ठीक है। और इस तरीके से एक छोटा सा, अब इस पानी के अंदर, तो अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले लाइफ कहाँ आई, तो लाइफ पानी में आई है, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप समझो, अब आपके पास तो पानी आ गया है, आ गया, मीथेन आपने देखो, आपके पास पानी तो आ ही गया है, इधर आ जाओ, ठीक है, आपके पास पानी आ चुका है। आपने फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या किया था, आपके पास पानी आ चुका था और आपने हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन बना लिया था, बना लिया था कि नहीं बना लिया था, बस अब कुछ नहीं करना है, यही स्टेप नंबर 2, ध्यान समझिएगा अब क्या बोल रही हूं मैं। स्टेप नंबर 2 ये है, अरे है ना, अब स्टेप नंबर 2 ये है, बहुत आसान है। स्टेप नंबर 2 है कि आप पानी से अमोनिया को कंबाइन कर दीजिए, आप मीथेन से पानी बोल रही हूँ, हाँ, पानी को कंबाइन कर दीजिए,
कर दिया आपने, कर दिया, बोलो। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बन जाएंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बाप रे पूरी केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएंगे बेटा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, या कार्बाइड्स कहते हैं जिन्हों हम, कार्बाइड्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है, बन जाएंगे, हाँ या नहीं बोलिए, बना, बना या नहीं बना। तो हाइड्रोजन वाज मैक्सिमम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर, फ्री ऑक्सीजन वो एंड नो, ये नो लिखा है, तो नो फ्री ऑक्सीजन वाज लेफ्ट विच मेड एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्री बची नहीं, इसलिए एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग बना। हाइड्रोजन आल्सो रिएक्टेड विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म द अमोनिया, मीथेन और अमोनिया बना चुके हैं। Hence, water and ammonia probably the first inorganic compound. अब ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है ये, water and ammonia are the first, लिख रही हूं मैं स्टार मार्क करके सारे बच्चे, सबसे पहला इनऑर्गेनिक मैटर कौन सा बना, ठीक है। देख लो क्या लिखा है यहाँ पर, सारे बच्चे इधर देखिए, इधर 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 इधर, द वॉट, हाँ कहाँ था यार, hence water and ammonia were probably the first inorganic compounds, समझ में आई बात, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। वाटर एंड अमोनिया, वाटर एंड अमोनिया, ध्यान से सुन लो बेटा, जो स्टेटमेंट यहाँ पास कर रही हूं मैं, देख लो, वाटर एंड अमोनिया, ये दिख रहा है क्या पेन, वाटर एंड अमोनिया, आई होप दिस पेन इज विजिबल टू यू। वाटर एंड अमोनिया इज फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नहीं कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बच्चों, ये भी जानना जरूरी है। सो मीथेन, क्योंकि कार्बन है, मीथेन इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मेरे बच्चों को एक एक लाइन क्लियर है इसकी, समझ में आई बात। मीथेन, वेरी गुड एवरीबॉडी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए क्या ये वाली बात क्लियर है, कंपाउंड बोल रही हूँ, एलिमेंट तो बहुत सारे थे, कार्बन हाइड्रोजन सब एलिमेंट ही हैं, पर कंपाउंड पहला पानी और अमोनिया है, और पहला ऑर्गेनिक कौन है, मीथेन है, ये याद होना चाहिए बेटा, क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अर्थ और कूल हुई, वाटर वेपर नीचे गिर गया भाई, डिप्रेशन में भर गया, ओशन बन गया। ड्यूरिंग दिस द मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली रिएक्ट होते गए। अब आप लोगों को पता है, इधर सुन लीजिए, इधर आइए सारे लोग, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर हम लोग बना चुके हैं, बताओ जल्दी से, हाँ जी। तो हम लोगों ने क्या बनाया है, पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बनाया, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, कौन था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, बनाओ। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है बच्चों, बताओ, अभी बताया मैंने, पानी और अमोनिया, ठीक है। फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और इससे फिर हमने क्या बनाया, हाँ, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद बना सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने क्या बना के रखा है, मीथेन, ठीक है। और अब इससे हम लोग बनाएंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलिए क्या ये वाली बात सारे बच्चों को क्लियर है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, बोलिए जल्दी से, ठीक है। चलो समझ में आई बात। और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मीथेन के साथ साथ कौन आती हैं, सिंपल शुगर आती हैं, और क्या क्या आता है सिंपल ऑर्गेनिक में, और आता है अमाइनो एसिड्स आते हैं, अमाइनो एसिड आता है, और क्या आता है बच्चों, और आता है फैटी एसिड्स भी आते हैं, फैटी एसिड्स भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आते हैं। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स में आने लगता है पॉलीसैकेराइड्स, क्या क्या आता है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स। अमाइनो एसिड से क्या बनाते हो, प्रोटीन, और उसके बाद क्या बनाते हो आप, लिपिड। तो ये बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलिए समझ में आ गई बात, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या थे, एलिमेंट्स थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और फास्फोरस, सल्फर। फिर इससे क्या बना, इनऑर्गेनिक बना, इनऑर्गेनिक से फिर कॉम्प्लेक्स बना, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बोलिए वॉइस क्या हो गया बच्चों,
क्या हो गया वॉइस में? हाँ जी, नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोगों के यहाँ से तो नहीं? सारे बच्चों को क्लियर है मेरी आवाज पानी? बोलिए। ओके, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बात आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और सिंपल में क्या आता है भैया? नाइट्रोजनस बेस भी आता है। सिंपल ऑर्गेनिक में क्या जाता है? नाइट्रोजनस बेस। सब लिखो, एक एक चीज के नोट्स बनाओ। नाइट्रोजनस बेसिस भी आते हैं और इससे हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब चलो, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड की बात चल ही रही है, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले आया, अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर आया, तो आप क्या बोलोगे? तो 1980s के अराउंड लोगों का ये मानना था, 1980s के अराउंड लोगों का ये मानना था कि जो आरएनए है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। समझ में आई बात? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। लोगों का मानना ये था 1980s के दौरान, लोगों का मानना ये था। समझ में आई बात? लोगों का मानना ये था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड ये है। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, लोगों का मानना ये था। क्यों? क्योंकि आरएनए के पास बहुत वर्सिटैलिटी है, बहुत वर्सिटैलिटी, ठीक है। आज नोट्स बन रहे तो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ। इवोल्यूशन चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ पहले। इवोल्यूशन चैप्टर एकदम चकाचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, चलो। अब आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। ये आप लोग अभी चलेंगे, उसमें पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है और आरएनए एज अ एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो लोगों को लगा कि आरएनए जो है यही है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लोगों को लगा यही है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, पर ऐसा नहीं है बच्चों। इसको हम रिजेक्ट करते हैं एज अ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए हम आरएनए को पहला जेनेटिक मटेरियल कभी नहीं मानते। पर बहुत सारे लोगों का आज भी मानना है कि आरएनए ही है जो पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो आरएनए है, ठीक है। और यही है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगा बच्चों कि भाई ये क्या हुआ, ठीक है। ठीक, चलिए, पर ऐसा नहीं है। हम डीएनए को ही अपना जेनेटिक मटेरियल मानते हैं बिकॉज डीएनए इज स्टेबल। डीएनए क्या है बच्चों? स्टेबल है, ओके। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग वेरियस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नाउ द वाटर ऑफ ओशन बिकम रिच इन द मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो भाई, पानी के पास आ गया है अमाइनो एसिड, पानी के पास आ गए हैं नाइट्रोजनस बेस, पानी के पास आ गया फैटी एसिड, सब कुछ हो गया। अब पानी बहुत गर्म है, तो इसे हम क्या कह रहे थे? प्रीबायोटिक सूप या हॉट डाइल्यूट soup of Haldane. Hence, possibilities of life were established in the water of primitive ocean because macromolecule जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ बन चुके हैं, ठीक है। और these are the main component of the protein. Obviously मैक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन गया, पॉलीसैकेराइड्स बन गए, और यही जो है मेन प्रोटोप्लाज्म, आपकी जो सेल है वो इसी से बनी कि नहीं बनी? पर अभी भी हमारा जो तो ये हुआ, यहां तक हुआ केमिकल इवोल्यूशन। सो यहां तक हो गया है हमारा केमिकल इवोल्यूशन। इज दिस क्लियर? बताइए, यहां तक हो गया हमारा केमिकल इवोल्यूशन। मेरी बात सबको क्लियर हुई? ध्यान से समझना। सब कुछ पहले एलिमेंट में था, फिर हमारा हाइड्रोजन सबसे जुड़ता गया। सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन से जुड़ा तो क्या बना? अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा तो बना पानी, और कार्बन से जुड़ा तो बन गया मीथेन। अब पानी गया ऊपर, बारिश हुई नीचे, और उसके बाद जो है पानी डिप्रेशन में घुस गया, जिसे कहते हैं प्रीबायोटिक सूप।
और धीरे 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 करके ऑक्साइड्स बने। जो आपका पानी है जब किससे रिएक्ट करेगा, मीथेन से, तो कार्बाइड्स बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे, नाइट्रोजन के नाइट्राइड्स बनेंगे, ठीक है, बनेंगे, ये सब बन गया। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स बने, जैसे कि आपका अमाइनो एसिड बना, उसके बाद अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बना, जैसे कि सिंपल शुगर बनी। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, फिर उसके बाद जो है थोड़े दिनों के बाद ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर कंबाइन हुए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बना। अब मेरा सवाल ये है कि इससे हम सेल कैसे बनाएंगे। शुरू करें। अब मैं आपको शुरू करवा रही हूँ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, कि भाई किस तरीके से पहली सेल आती है, ठीक है। अब पानी के अंदर हमारे पास क्या क्या बन के रखा है, बताओ मुझे। पानी के पास, मुझे सब लोग मुझे बताइए, एक एक लाइन में आपको समझा रही हूँ, मुझे बताइए कि पानी के पास क्या क्या बन के रखा है। पानी के पास बन के रखा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो, क्या क्या बन के रखा है। प्रोटीन बन के रखा है, और क्या क्या बन के रखा है, वाटर तो है ही रे नारायण को, प्रोटीन बन के रखा है, फैट बन के रखा है, और कार्बोहाइड्रेट्स बन के रखे हैं, बने, है ना। अमोनिया तो ठीक है, अमोनिया हो चुका है, अब ये सब कुछ बन के रखे। अब इनसे हमें सेल कैसे बनाना है, अब देखो ध्यान से। अब प्रोटीन, ये सारे लोग जो है पास पास आ गए और ये कोलॉइड के फॉर्म में कलेक्ट हो गए, इन्हें हम कहते हैं प्रोटोबायोंट। इज दिस क्लियर, सब कुछ बना के रख लो आप। और उसके बाद जो है ये सब जो है सम कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन द प्रिमिटिव ओशन बाय द एग्रीगेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड एज प्रोटोबायोंट। मेरी समझे, मान लो कि ये प्रोटीन अलग अलग है, मान लो बच्चों कि ये अलग अलग प्रोटीन पड़े हुए हैं, और पानी के अंदर ये जो चीजें हैं ये आके बिल्कुल पास पास हो गई, बिल्कुल एग्रीगेट हो गया, ये एग्रीगेट हो गया, ठीक है। और इसे हम कहते हैं प्रोटोबायोंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रोटोबायोंट। प्रोटो का मतलब होता है पहले और बायोंट का मतलब होता है लाइफ, मतलब अभी इसमें लाइफ नहीं है। दिस इज द प्रोटोबायोंट, या इसी को हम बिल्कुल प्रोटोसेल भी कह सकते हैं, अभी इसमें कोई लाइफ नहीं है। अब एक प्रोटोसेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ध्यान से सुनो। किसी भी प्रोटोबायोंट या प्रोटोसेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा, इस ये ना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि अभी डीएनए वीएनए, ठीक है, अभी इसके अंदर आए नहीं है, अभी वो प्रॉपर्टी नहीं आई है, ठीक है। और ये ग्रो होती जाएगी, ठीक है, ये ग्रो होती जाएगी क्योंकि ये आसपास से मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रही है। छोटा थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म कर सकती है, ठीक है, समझ में आई बात। और ये अपने आप को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर सकती है, पर ये एज अ सेल की तरह बिहेव नहीं करेगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पहले मैं आपको बताती हूँ। प्रोटोबायोंट के कंसेप्ट के लिए दो चीजें, इधर सुनो, ना तो ये डिवाइड कर सकती है, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म शो कर सकती है, पर वो भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। समझ में आई बात, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म शो कर सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझो। जब हम प्रोटोसेल के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, ये पूरी पुरानी एनसीईआरटी में था, अब नहीं है। समझ में आई बात। प्रोटोसेल डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये याद रखना तुम लोग, वो डिवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। अब इसके में हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं कोइसरवेट, ठीक है, एक हम पढ़ते हैं कोइसरवेट के बारे में, ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं माइक्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अभी मैं इसको आप लोगों को और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ माइक्रोस्फीयर के बारे में। कोइसरवेट का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, बाय ओपेरिन, ठीक है, ओपेरिन ने दिया था इसे, ठीक है। कोइसरवेट को किसने दिया था, ओपेरिन ने दिया था, ठीक है। ओपेरिन, थोड़ा साफ साफ लिख दूं तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, इसे दिया था ओपेरिन ने। और माइक्रोस्फीयर का कंसेप्ट दिया था सिडनी फॉक्स ने। किसने दिया था, सिडनी फॉक्स ने दिया था। अब चलो शुरू करते हैं प्रोटोसेल, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट इज, देखो कोइसरवेट जो होता है, ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। कोइसरवेट आर द वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द एग्रीगेट्स ऑफ लिपिड्स। ध्यान से सुनो, सिर्फ एग्रीगेट का लिपिड है, जबकि ये किसका है, प्रोटीनॉइड्स हैं ये, ठीक है। अब देखो यार, इसको इसमें आपको ना मैं आपको सही बताऊं, देखो माइक्रोस्फीयर आर फॉर्म्ड स्पेशली फ्रॉम द एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन कंपाउंड एंड कोइसरवेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्रीगेट्स ऑफ लिपिड कंपाउंड। मैं आपको बताऊं, इनमें से कुछ नहीं आएगा, बस दो कंसेप्ट याद रखना कि ये बस इतना है, ठीक है। मैम हाउ मच टाइम क्लास होना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ओ माय गॉड, ठीक है, मुझे माफ करना, ओम साई राम, मैं क्या करूं, पर थोड़ा सा और बचा है, स्टेनले मिलेवा हेराल्ड यूरे का एक्सपेरिमेंट बचा है बच्चों, वो पढ़ा दूं, उसके बाद जाओ और ऐश करो तुम्हारे जीवन में, और क्या बचा है। चलो, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, बताओ। इसमें आपको आएगा कुछ नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में था, तो मैंने आपको बता दिया कि कोइसरवेट और माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं। इनका नाम बस आप थोड़ा बहुत याद कर लो, इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय लेती हूँ, मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया।
बोलिए क्या ऐसा है जो कुछ नहीं समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। बोलिए क्या ऐसा है कि कुछ ऐसा समझ में नहीं? सब क्लियर है, ठीक है, बस आप इसके नाम याद कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो जो आप पढ़े तो पढ़ सकते हैं। तो कोएसरवेट क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ एग्रीगेट ऑफ लिपिड। ये किससे बना? एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन। ये ग्रो कर सकता है, ये छोटा सा बर्ड निकाल सकता है। ये माइक्रोस्फीयर को हमने आर्टिफिशियली बनाया था, ये आपको याद होना चाहिए कि ये इसको हमने आर्टिफिशियली बनाया था, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कोएसरवेट जो होता है एग्रीगेट ऑफ लिपिड है, ये प्रोटीन का। बस खत्म, बात याद रखना है। चलो भैया अब आते हैं नेक्स्ट इज, हमने पहली प्रोटो ओरिजिन, अच्छा अभी हमने क्या बनाया? प्रोटोसेल। क्यों इसको प्रोटोसेल, सॉरी सॉरी, इसको प्रोटोसेल नहीं बोलेंगे, ये प्रोटोबायोन्ट है। अब हम बनाएंगे पहली प्रोटोसेल। सुनो भैया, इसको प्रोटोसेल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग प्रोटोबायोन्ट ही कहेंगे, ठीक है। अब हम बनाएंगे प्रोटोसेल। इज दिस क्लियर? ठीक है मैम, साइंटिस्ट का नाम जो है वो रटने में 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा लल्ला, उसमें क्या है। अब आ जाओ ओरिजिन ऑफ प्रोटोसेल या यूबायोन्ट कहते हैं। प्रोटोबायोन्ट क्या था? जिसमें लाइफ नहीं थी, वो ग्रो नहीं कर सकता था, वो सिर्फ एग्रीगेट था। अब हम इसमें कैसे करेंगे? अब देखो, धीरे से उस प्रोटीन और लिपिड के एग्रीगेट में कौन घुस जाता है? न्यूक्लिक एसिड। ध्यान से सुनो, ठीक है। जो प्रोटीन का एग्रीगेट बैठा हुआ था ना, जो डिवाइड नहीं कर पा रहा था, उसमें कौन घुस जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। और अब क्या बन चुका है? अब बनेगा, अब ये जो चीज बनी है, इसके अंदर, बस इसके अंदर लाइफ आ चुकी है। हमारे पास क्या बन के रखा है बच्चों? हमारे पास प्रोटोबायोन्ट बन के रखा है। बोलो, हमारे पास क्या बन के रखा है? प्रोटोबायोन्ट रखा है। धीरे से इसमें क्या आ जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। क्या आ जाएगा बच्चों? जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर, बेटा ध्यान सुनिए, समझिए, जैसे ही इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, वैसे ही ये क्या करना शुरू कर देगी? ये डिवाइड करना शुरू कर देगी। एंड दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द लाइफ। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। बताइए, पृथ्वी पे लाइफ कितने साल पहले आई? पृथ्वी पे लाइफ कितने साल पहले आई? ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बना अभी बताया था ना मैंने, उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस से बना, नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लिक एसिड बना, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज द क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय द लिपिड कोट, ठीक है। अब मेरे पास क्या है बच्चों? इधर सुन लो, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये है आपका प्रोटीन, ये आ गया आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर लाइफ आ चुकी थी, क्योंकि ये डिवाइड कर सकता था, लाइफ आ चुकी थी। अब देखो मैं क्या क्या बना रही हूँ, ध्यान से सुन लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर जो है छाती पीटते बैठे रहोगे, कोई समझाने वाला नहीं रहेगा। तो ये क्या है बच्चों? दिस इज द प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन। ये क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लिक एसिड। Na मतलब न्यूक्लिक एसिड। और अब इसमें हमने क्या बना दिया? एक लिपिड की मेम्ब्रेन बना दी। बताओ, इसके अंदर, इसके ऊपर हमने क्या बना दी? एक लिपिड की मेम्ब्रेन बना दी। बन गई सेल, है ना। इसके ऊपर लिपिड की मेम्ब्रेन बना दी, सेल बन गई कि नहीं बन गई? बोलो, बोलिए बच्चों, सेल बनी या नहीं बनी? बोलिए। तो क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, अब ये क्या? न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय द लिपिड कोड, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, कि लाइफ आ सकती है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। क्या मेरी बात एक एक लाइन सबको समझ में आई? बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात सबको एक एक लाइन समझ में आई? बोलो जल्दी से, सबको एक एक लाइन समझ में आई? हम लोगों के पास पहले प्रोटीन था, वो प्रोटीन क्या कहलाता है? सिर्फ प्रोटीन का क्लस्टर क्या कहलाता है? बोलो, क्या कहलाता है? बोलो, प्रोबायोन्ट। प्रोबायोन्ट। ये क्या है? प्रोटोसेल। ये क्या है बच्चों? दिस इज द प्रोटोसेल, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हुआ। इज दिस क्लियर? ठीक है। प्रोबायोन्ट, प्रोटोसेल, फर्स्ट साइन बनी जब प्रोटोसेल बनी, और प्रोटोसेल इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। इज दिस क्लियर? द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, अभी भी प्रॉपर सेल नहीं बनी है, ये बनी है 3 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो। ये आपको याद नहीं भी करना, ये नहीं भी याद होगा तो भी टेंशन नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, पहली सेल कब बनी, ठीक है। अब इस प्रोटोसेल में जो हमने, ये हमारे पास ये प्रोटोसेल बन के रेडी हो चुकी है, बताइए ये हमारे पास क्या बन के रेडी हो चुकी? बेटा मैंने एक एक स्टेप बताया तुम्हें, ईयर तुम्हें बस 2-3 याद रखने, ये नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोटोसेल जो हमारे पास बन के रखी है, अब इस प्रोटोसेल में क्या करोगे आप? ये और कॉम्प्लेक्स होगी, और इससे बनेगी एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बनेगी बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल।
अब सवाल आपके क्या आता है मैं बताऊं, ठीक है। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ दैट डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट 2000 मिलियन, हाँ तो पहली जो लाइफ आई है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो, पर जो लाइफ है वो हम कितने साल पहले मान रहे हैं, पर आपको बस वही डेट याद रखनी है बच्चों, ठीक है, समझो बात को, है ना। तो हम क्या मानते हैं, अर्थ है 4, आपको जो इसमें दिया है ना डेट, इसमें जो दिया हुआ है डेट, क्या नाम से, एनसीईआरटी में सिर्फ वही याद रखना है। 2000 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स पुराना, अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर अगो, अर्थ में लाइफ है 4000 बिलियन ईयर अगो, और 4 बिलियन ईयर अगो, 4000 बोल रही, 4 बिलियन ईयर अगो, दोनों के बीच में डिफरेंस है 500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। ये वाले डेटा आपको नहीं भी याद होंगे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो अब आ जाओ पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो। ये एनसीईआरटी का डेटा है, दिस इज द एनसीईआरटी का डेटा, ये एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, तो आपको लर्न जरूर करना है। ये एनसीईआरटी का ही डेटा है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अब हमारे क्या बन चुके हैं बताओ, सबसे पहले सीक्वेंस बताओ, सब सीक्वेंस बताएंगे, सारे लोग बताइए। हम लोगों ने क्या बनाया, सबसे पहले बनाया प्रोबायोन्ट, बनाया प्रोबायोन्ट के बाद क्या बनाया हम लोगों ने, जल्दी बोलो, प्रोबायोन्ट के बाद क्या बनाया, बस स्टेनले मिलर हेराल्ड यूरे का एक्सपेरिमेंट बचा है, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, बोलो 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 बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो यस। उसके बाद हमने बनाई प्रोटोसेल, फिर हमने क्या बनाया, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब मेरा तुम्हें मैं एक चीज बताती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल जो हमने बना ली है, इसका भी हम लोग एक, प्रोबायोन्ट में 2 थ्योरीज मैंने आपको बताई, वो कौन कौन सी थी, 2 कंसेप्ट जो है आपको क्या क्या पढ़ने थे बताओ जल्दी से, कोएसरवेट, कोएसरवेट एंड माइक्रोस्फीयर, ठीक है। ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही बनाया करिए, ठीक है। अब आ जाओ सारे बच्चों, वेरी गुड। प्रोटोसेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है, पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिकल बहुत सारे थे, तो पहले जो आए वो थे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, पहले जो थे वो थे कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कि केमिकल लो, रेडीमेड केमिकल लो और खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, ठीक है। फिर भैया रेडीमेड केमिकल खत्म हो गए, तो उनको बाहर से कोई केमिकल लेना है, फिर कन्वर्ट करना है, फिर अपना भोजन लेना है, तो फिर आए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फिर आए कीमो ऑटोट्रॉफ्स, और फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद केमिकल खत्म हो गया, केमिकल जो है वो खत्म हो गया, यहां से उनको कौन सा केमिकल मिला था, रेडीमेड केमिकल, यहां से उनको क्या मिला था, रेडीमेड केमिकल मिला था, खाओ पियो ऐश करो। यहां पर ये नॉन रेडीमेड केमिकल मिला, यहां पर ये नॉन रेडीमेड केमिकल मिला, मतलब ये रेडीमेड नहीं था, इनको कन्वर्ट करना पड़ा। अब केमिकल खत्म हो गया, तो अब लाइट को एज एनर्जी सोर्स ये इस्तेमाल करने लगे, अब क्या इस्तेमाल करने लगे, लाइट का इस्तेमाल करने लगे एज एनर्जी सोर्स, और आए फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्या है बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और जैसे ही फोटो ऑटोट्रॉफ्स आए वैसे ही क्या बाहर निकली, फ्री ऑक्सीजन, ठीक है, वैसे ही क्या निकली बेटा, फ्री ऑक्सीजन बाहर निकली, और जैसे ही फ्री ऑक्सीजन बाहर निकली वैसे ही यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ। अब पूरे यूट्यूब में ऐसे कोई पढ़ा दे तो हम जान जाए उसको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, फिर कौन आया, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर कौन आए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फिर कौन आए, यूकैरियोट्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, नहीं, नो मैम क्लियर नहीं हुआ है या क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, यस मैम, नो मैम, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट लिविंग बीइंग्स वर सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया लाइक प्रोकैरियोट, नेकेड डीएनए, प्रोकैरियोट तो आपको पता ही है, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थे और वो एनारोबिक थे क्योंकि ऑक्सीजन फ्री थी ही नहीं, ठीक है। Origin of eukaryote, nucleus, mitochondria, other cell organelle developed, cell metabolically active, and the first living unicellular eukaryote 1.5 billion year ago बना in the primitive ocean. तो पहला यूकैरियोट कब बना, 1.5 बिलियन ईयर अगो, पहला प्रोकैरियोट कब बना, 2 बिलियन ईयर अगो, ठीक है, समझे नहीं समझे, चलो आ जाओ लिख लेते, डेटा लिख लेते हैं। यूनिवर्स कब बना, बोलिए,
यूनिवर्स कब बना, बोले जल्दी से, 2000 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद अर्थ कब बनी, अर्थ कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर अगो। अर्थ में लाइफ कब आई, ठीक है, लाइफ कब आई, 4 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद पहली प्रोकैरियोटिक सेल कब बनी, 2 बिलियन ईयर अगो। पहली यूकैरियोटिक सेल कब बनी, यूकैरियोटिक कब बनी, 1.5 बिलियन ईयर अगो। बस इतना ही तो डेटा याद करना है, ठीक है। बताओ रटा गया डेटा या नहीं, पहले बताओ रटा गया डेटा या नहीं, मजा आया नहीं आया, पूरा डेटा रटाया नहीं रटाया, पूरा डेटा रटाया या नहीं रटाया, यही तो डेटा इतना सा, बस ये पॉइंट लगा दूं मैंने तो 45 बिलियन समझ जाओ, ठीक है। चलिए खत्म हो गई कहानी, आ जाइए। अब आते हैं कि भाई इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, शुरू करें। समझ आ गया तो याद हो ही जाएगा, समझ आएगा तो, समझ नहीं आया क्या अवंशिका, अवंशिका बताओ जल्दी से बेटा, समझ नहीं आया क्या, सबको हैंडराइटिंग क्लियर है, सबको सब कुछ क्लियर है। अवंशिका बताए जल्दी से, बेटी जी बताओ जल्दी से, यस। ओ यस 20, ठीक है 20 बिलियन ईयर को, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 20 बिलियन ईयर, सॉरी सॉरी माफ कर दो, ठीक है। आ जाइए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इज, अब इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है स्टैनले मिलर ने, ठीक है। स्टैनले मिलर एंड हेराल्ड यूरे, ठीक है, हेराल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर, ठीक है। इन्होंने डिस्चार्ज एंड स्पार्क एक्सपेरिमेंट किया। थैंक यू सो मच। अवंशिका कहाँ गई हमारी लड़की, ठीक है अवंशिका समझ में आया, लिल्ली बेटा समझ में आया तुझे, चलो। अब स्टैनले मिलर एंड हेराल्ड यूरे एक्सपेरिमेंट हम बात करते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, मजेदार कंटेंट मिलेगा, ठीक है। स्टैनले मिलर एंड हेराल्ड यूरे एक्सपेरिमेंट जो है वो स्पार्क एंड डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब देखो 1953 में ये वाला काम किया गया है, ठीक है। उन्होंने लैब के अंदर एक प्रिमिटिव अर्थ का जो है सेटअप किया, लैब के अंदर एक प्रिमिटिव अर्थ का सेटअप किया, मतलब जो चीज प्रिमिटिव अर्थ में थी वही उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने जो लैब में जो मतलब जो ओपेरिन हेल्डेन ने जो बोला था उसी को उन्होंने लैब में सेटअप किया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे बताएंगे सब लोग कि सबसे पहला सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, बताओ जल्दी से। सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है, जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से। सबसे पहला होगी केमिस्ट्री क्लास जल्दी होगी। सबसे पहला सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मीथेन है, सबसे पहला इनऑर्गेनिक कौन है, अमोनिया और वाटर। तो इन्होंने लिया है सबसे पहले मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। बोलो क्या क्या लिया है, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। बोलिए क्या क्या लिया इन्होंने। इन्होंने एक क्लोज चेम्बर पर, क्योंकि कंडीशन कैसी थी बेटा, यहाँ पे एनारोबिक थी ना, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कैसी थी, एनारोबिक कंडीशन थी, और टेम्परेचर कितना था, बोलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इन्होंने लिया क्या है, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर से गर्म किया, ठीक है, बहुत तेज गर्म किया। उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, कंडेंसर ने चीजों को ठंडा करके चीजों को कंडेंस किया। यहां पर उनको एक रेड कलर का फ्लूइड मिला, रेड है तो इसमें क्या क्या होगा बेटा जी, आग होगी, आग होगी। इन्हें क्या मिले बच्चों, इन्हें मिले 3 टाइप के अमाइनो एसिड। लिख के समझा दूं, लिख के समझ, क्या समझाना, लिख के समझा देती हूँ, ठीक है चलो। अरे भैया आ जाओ, सिंपल सी चीज है। इन्होंने मान लो एक ऐसा डिस्चार्ज चेम्बर लिया, ठीक है, और डिस्चार्ज चेम्बर में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और टेम्परेचर चाहिए और यहाँ पर एक छोटा सा कंडेंसर फंसा दो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बना रही हूँ, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं ऐसा एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है इसमें बनाने में, क्योंकि ये इतना बनाने नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आइए शुरू करें, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना। अब आ जाओ, ये है इनका स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर, ये है स्पार्क डिस्चार्ज चेम्बर। मुझे बताओ कि क्या प्रिमिटिव अर्थ में लाइटनिंग थी,
आपको पता है ना लाइटनिंग स्पार्क कड़कने का था, बताओ जल्दी से, कड़कने की थी, बताइए जल्दी से, कड़कड़ाती थी बिजलियां, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, लगा दीजिए इलेक्ट्रोड, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लीजिए आप, कंडेंसर ले लीजिए, कंडेंसर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर आप बॉइलिंग वाटर ले लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यस, ठीक, इलेक्ट्रोड ले लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड से हमें क्या चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए है, बिजली कड़कड़ाने की वो होनी चाहिए तभी तो बनेगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लोगे आप बताओ मुझे, आप लोगे मीथेन, आप लोगे अमोनिया, आप लोगे वाटर वेपर, क्या लोगे, वाटर वेपर लोगे, और लोगे हाइड्रोजन, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का सूप टाइप्स मिलेगा, और जब इसका एनालिसिस किया गया, जब इसका एनालिसिस किया गया तो हमें मिली आग, ठीक है। एनालिसिस किया गया तो इसमें मिली आग। आग क्या है, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होता है, एक अमाइनो एसिड है, और क्या है, एलानीन, एलानाइन, और है ग्लाइसिन। तो ये 3 प्रकार के अमाइनो एसिड यहाँ पर मिले। तो इस सेटअप से हमें जो है, इस सेटअप से हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों, बताओ जल्दी से। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इस सेटअप से हम लोगों ने क्या बनाया बच्चों, बताओ, 7500 वोल्ट, 75,000 नहीं बेटा, 7500 वोल्ट, ठीक है। इस सेटअप से हमने अमाइनो एसिड बना लिया। अब अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स होकर प्रोटीन बना देंगे। हाँ, ये सब लगा लेना अपने हिसाब से यार, मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू, बोलो जल्दी से, क्या ये वाली बात क्लियर हो गई। तो स्टेनले मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी, जो कि प्रिमिटिव अर्थ में हुआ करती थी। ही टुक द 800 डिग्री सेंटीग्रेड मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक और चीज तुम्हें बता देती हूँ, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का रेशियो होना चाहिए 2:1:2, ये याद रखेंगे। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1:2, ठीक है। He created the electric discharge by using the tungsten electrode, जो कि source of energy होगा. He observed the formation of simple amino acid like glycine, alanine, aspartic acid. Similar experiment जो है दूसरे लोगों ने भी किया, जहां पर उन्हें शुगर भी मिले, बेस पेयर्स भी मिले, पिगमेंट्स भी मिले और फैट भी मिला, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जी हाँ, जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो एक्चुअली किससे हुआ है, द लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द life is originated from the inanimate matter. Is this clear? Is this clear? ठीक है बच्चों, अब आप लोग डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, आ जाइए। द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो रोड है सक्सेस की वो हमेशा कंस्ट्रक्शन के अंदर ही होती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन ही नहीं करोगे तो रोड कैसे बनेगी बच्चों। तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन, पहले अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। और जब काम हो जाए तो फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करिए। दिस इज शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ठीक है। शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट इसके बाद पीडीएफ में आपको वहीं पर दूंगी, ठीक है बच्चों, जस्ट इसके क्लास के बाद। ओके बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।